ये देश डेमोक्रेटिक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि ये देश हिंदू मेजॉरिटी है। क्योंकि इस देश में मैं इतना ट्रैवल करके देखता हूँ कि जो हिंदू है इस देश का, वो काम के बेसिस पे ज्यादातर वोट डालता है, तभी जाके वर्डिक्स चेंज होती है। अदरवाइज आप देखिए, इस देश के अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, वहां पे अगर आप हिंदू की बात करोगे तो आपको वोट नहीं मिल सकता है। सो इफ यू वांट डेमोक्रेसी, इफ यू वांट कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्वाइव, यू नीड टू इंश्योर दैट दिस कंट्री कंटिन्यूज टू रिमेन हिंदू मेजॉरिटी। इसमें कोई मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट बात मैं कर रहा हूँ। तो आज की तारीख में मीडिया डिसाइड नहीं करती वोटर को कौन जिता रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि हर ही व्यक्ति के हाथ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोन है। इस फोन में डेटा है और हर व्यक्ति के पास हर तरीके का वीडियो आ रहा है, हर जगह की इंफॉर्मेशन है। इसीलिए आज की जो स्पेस है वो सबसे डेमोक्रेटिक स्पेस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। जब मैं बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस में विक्टिम्स को ऑनर लेके आया था, नो टीवी चैनल कवर्ड इट, नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर्ड इट, लोग रो दिए थे क्योंकि उनको वोटिंग चॉइस पे अटैक किए गए, उनके जाके घर तोड़े गए, उनकी हत्याएं हो गई, जिसको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेके उसके बाद सीबीआई ऑर्डर करी। कोई भी व्यक्ति अगर एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर जाएगा या कुछ भी लेफ्टिस्टों के साथ जुड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका पॉलिटिकली उसको दिक्कत होगी। ये देश सनातनी है, ये देश जो है अब जाग चुका है। इस देश के अंदर एक सबकॉन्शियस हिंदू मानसिकता है और हिंदू सबको बराबरी के रूप से देखता है। वो उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, पर वो बराबरी का हक चाहता है, इक्वालिटी चाहता है। मैं एक भाषा हमेशा से कहता हूँ, मेरे कितने भी पॉडकास्ट, कितने भी पब्लिक इंटरव्यूज, कितनी भी स्पीचेस देख लें और कितने भी मेरे शो जो मैंने एंकर की उसको देख लीजिए, ओनली नरेंद्र मोदी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी, नोबडी एल्स। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आन्वीक्षिकी विचार मंच दिसंबर एडिशन। एंड आज हमारे साथ है प्रदीप भंडारी जी, सो प्लीज़ वेलकम हिम। आई थिंक इससे बेटर ओकेजन नहीं हो सकता था। बहुत ही जोक संजोक की बात है कि प्रदीप जी फ्री भी हो गए और हमारा दिसंबर में वो स्लॉट खाली था एक गेस्ट का, क्योंकि प्रदीप जी एक सेफोलॉजिस्ट है। सेफोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डीपली स्टडीज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इलेक्शंस, और फिर वो प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा जो भी सारी चीज़ें उससे इन्वॉल्व होती है। पर उससे ज़्यादा जो हम इनको जानते हैं वो है एज अ जर्नलिस्ट। रिपब्लिक टीवी एक्सेट्रा हर जगह पे हमने देखा है। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने जन की बात शुरू की। सो जन की बात इज़ दैट सेम थिंग, सेफोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इन्होंने 39 आउट ऑफ 43 इलेक्शंस, जो लास्ट 43 इलेक्शंस है उसमें से 39 एक्यूरेटली जज किए। एंड ही इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन इन इंडिया। सो एंड ही कैन बैक दैट क्लेम। सो कोई भी अगर वो सोच रहा है तो ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, रिसेंटली जो हमारे स्टेट इलेक्शंस कंक्लूड हुए, 4 स्टेट थी, 4 नहीं थी एक्चुअली 5 स्टेट थी, हम हमेशा भूल जाते हैं। उसके पीछे भी थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी थी कि क्यों हम मिज़ोरम को भूल जाते हैं। आज हम उससे ज़रूर स्टार्ट करेंगे। बट बेसिकली टॉपिक ये है कि रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस और उसके रिजल्ट से क्या इम्पैक्ट होता है हमारे मई में जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, सो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो पहली चीज़ आपके वो हिसाब से सेफोलॉजी है क्या, पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप सभी के बीच में आने का मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी ही क्लोज गैदरिंग है तो खुल के बात हो सकती है। देखिए, सेफोलॉजी अगर सिंपल भाषा में मैं ये बोलूँ कि अगर एक नेता ज़मीन पे घूमता है, कितना भी पॉपुलर नेता हो, कितनी भी उसकी गुडविल हो समाज के अंदर, भले उसको कितनी भी सीटें आ जाएं, कोई भी नेक्स्ट चुनाव होगा उस पे वो नेता जनता के पास समर्थन मांगने जाएगा। उसी तरीके से एक सेफोलॉजिस्ट का काम होता है, या वो ये काम करता है कि जनता क्या सोच रही है वो जनता को बताए और देश को बताए। तो मेरा मानना ये है कि जैसे एक नेता बिना ज़मीन पर घूमे वोट नहीं ले सकता, अगर वो कितना भी पॉपुलर और एसी कैबिन में बैठ जाए और बोले कि भैया आप चुनाव हो रहा है, हम एसी कैबिन से स्पीचें देंगे, तो ऐसा कोई जनता ना उसको स्वीकारेगी, क्योंकि जनता चुनाव के वक्त मांगती है कि भाई मेरा जनप्रतिनिधि मेरे सामने आए। उसी तरीके से
एक सिफोलॉजिस्ट का काम होता है, अगर वो सच्चाई से अपना काम कर रहा है कि देश की जनता क्या सोच रही है, कि देश की जनता के बीच में वो घूमे, उसकी टीम भी घूमे और फिर देश की जनता का मंतव्य बताए। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि जितने भी लोगों ने अपने आप को सिफोलॉजिस्ट कहा है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी रहा हुआ हूँ, तो रहता हूँ, अभी भी हूँ, कि वो या तो कट कॉपी पेस्ट मॉडल जो वेस्ट से आता है, जिसमें कॉल सेंटर को सेटअप करके वो प्रेडिक्शन करते हैं, वो करते थे, या देश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठे पोल करते थे। इसीलिए कोई दुबई में बैठ के बताता कि हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, कोई मुंबई में बैठ के बताता है हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, पर वो हिंदुस्तान के जनता के बीच में ट्रैवल करके नहीं बताता है। इनफैक्ट बीएमसी चुनाव होगा तो मुंबई में भी वो बांद्रा के बाहर नहीं निकलेगा, बांद्रा से ही बता देगा कि पूरा मुंबई क्या सोच रहा है। तो इसको चेंज करा है हमने पिछले 8 सालों में, इसीलिए इतने सारे लोगों का समर्थन मिला है, आपका समर्थन मिला है और इतना स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी रिकॉर्ड आया है। और देखिए, सिफोलॉजी और सट्टे में एक फ़र्क होता है। सट्टा जो होता है, आप लोग भी सब अपने फ़ोन पे पूछते होंगे, यार ये सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, वो सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, सब कुछ। सिफोलॉजी का मतलब ये होता है कि जनता क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है और क्या कारण है उसका सोचने का, ये वो बताए। और अगर कुछ और भी जनता सोच रही तो ये भी बता पाए कि क्यों ऐसा हुआ है। अदरवाइज नंबर जो करना है वो तो एक सट्टा भी कर देता है, आप जाके देखो, वो भी अपना बाजार चलाएगा, हर व्यक्ति कहेगा। बट डिफरेंस सिफोलॉजी के अंदर ये होता है, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसको ऑनेस्टली पिछले 8 साल से करते आए हैं, और हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक बड़ा हम्बली कहूँगा कि ये इतने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा 39 इलेक्शंस 43 में से अभी तक कोई नहीं कर पाया। आगे उम्मीद करता हूँ कोई करे, बट सिलेक्शन सही करना गलत करना दूसरी बात है। इसमें सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि देश की जनता के बीच में घूम के, ट्रैवल करके, उनसे बात करके देश को समझने का मौका मिलता है, उससे सीखने का मौका मिलता है और अपनी ओपिनियन बनाने का मौका मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से बात है, क्योंकि हिंदुस्तान को कोई किताब से आप नहीं समझ सकते, आपको हिंदुस्तान को एक्सपीरियंस करना होता है। तो मेरे लिए अगर सबसे बड़ा टेक अवे ये है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे मेरा ये है। ब्रिलियंट। जस्ट अभी एक सबको एक छवि आ गई होगी कि प्रदीप जी कितने जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। सो अभी हमने 2018 में देखा था कि मध्य प्रदेश, इवन छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके पहले कर्नाटका, सब में बीजेपी हारी थी। पहली बार हारी थी वो, तो फिर बाद में क्या, तो पॉलिटिक्स ऐसी है हमारी कि घुमा दिया। पर उसके बाद में 2019 में बहुत ज़्यादा ही हैवी मैंडेट से जीती। इस टाइम अभी 2023 में हम सब जीत गए, जो बीजेपी है वो सारी चीज़ें जीत चुकी है। तो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम उल्टा होने वाला है, बीजेपी इलेक्शंस हारेगी? नहीं, और मैं ये लॉजिक सिंपल है इसका। देखिए, जब मैं अभी ग्राउंड पे 2018 में जब हमने ट्रैवल किया था, तो मैंने बोला था मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांटे का इलेक्शन है, कांग्रेस सरकार बना सकती है। और राजस्थान में हम लोग कांग्रेस को लेस देन 100 सीट्स दे रहे थे, 99 और सब 9900 ही आई थी, पर कांग्रेस बना रही थी गवर्नमेंट। पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी स्टेट लेवल पे थी। छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार 10 साल से ज़्यादा चल चुकी थी। राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मध्य प्रदेश के अंदर एक बयान दे दिया गया था कि कोई माइका लाल रिजर्वेशन को नहीं हटा सकता है, तो एक अपर जो समाज का एक वर्ग है उसने उसको अपने अभिमान की बात कर ली थी। और बाकी सब बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े थे, तब जाके बीजेपी का वोट शेयर तो ज़्यादा आया था, पर सीट शेयर कम आई थी। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इस बार तीनों में बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं किया था। तीनों में मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हो रहा था। पिछली बार तीनों में इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स थे, इस बार कोई भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नहीं था, डिक्लेयर्ड नहीं था। इवन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने नहीं कहा था कि मैं शिवराज चौहान को ही वापस से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के बारे में था, तो ये स्वाभाविक है कि जो 2019 के अंदर हुआ था वो 2023 के अंदर होगा, क्योंकि जब भी मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैंडेट होता है, जनता उनको बहुत प्यार देती है, और वो प्यार आप वोट्स के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता की जिंदगी में बदलाव लेके आए हैं। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो देश में एनालिसिस करते हैं और राजनीति को समझते हैं, वो ना एक बहुत ही ऐसे मिरर से समझते हैं, जो मिरर अब लागू नहीं होता है। नरेंद्र मोदी को
क्यों लोग चुनते हैं? नरेंद्र मोदी जी को लोग इसीलिए चुनते हैं कि उनकी छवि जनता के बीच में सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं है, एक जन नेता की है, एक विश्व नेता की है। उनको ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जो है वो डिलीवर ग्राउंड पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने 9 साल में डिलीवरी देखी है। तो अगर कांग्रेस आज कह दे कि मैं आपको फ्री राइड दे दूंगा चांद पे या दे दूंगी चांद पे, तब भी जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आपको याद होगा 2018 में न्याय स्कीम कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उन्होंने बोला था हम सबको पैसे देंगे। उसके बावजूद इन सब स्टेट्स के अंदर 90% सीट्स बीजेपी जीती। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी डिफरेंस है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट सरप्लस की है, सनातन कॉन्शियसनेस की है, और हिंदुस्तान को ग्लोबली ऊपर रखने की है, और एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की है। जब ये 3 चीजें होती हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी कास्ट का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछली बार बीजेपी हारी थी क्या, इस और उस लोकसभा में 90% सीट जीती थी, क्या कांग्रेस लोकसभा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर 90% सीट जीतेगी? मेरा आंसर है NO, नो। इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा आप। तो ये ऐसा क्यों रहा है कि बीजेपी, बिकॉज आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इनफैक्ट ज़्यादा नंबर से जीतेगी सीट्स जो लास्ट टाइम हुई थी। तो ये ऐसा क्यों रहा है कि स्टेट और यूनियन में वो सेम कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिख रहा है? देखिए, ज़्यादा से जीतेगी, कितने से जीतेगी ये तो समय बताएगा, 400, 350, पर इतना है कि वर्डिक्ट क्लियर आएगी। ये जो कह रहे हैं कि 220, 230, 240 सीटें आएंगी, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ लॉजिक समझिए आप, एक स्ट्रांग लीडर या तो फुल्ली जीतता है या फुल्ली हारता है, बीच की वर्डिक्ट नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी को या तो लोग प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, और आज की तारीख में बहुमत लोग उनको प्यार करते हैं और उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। 2014 में 90% सीट्स जब कम लोग नेशनली जानते थे, नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट का चस्का सिर्फ गुजरात के पास में था, तब भी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 90% सीट्स मिली थी, 60% ज्योग्राफी से। 2019 के अंदर वो जनादेश जो है वो और बढ़ गया, और जिस ज्योग्राफी से वोट मिलना था वो भी बढ़ गया, क्योंकि उनने उनका काम देखा। तो जो गुजरात ने डेवलपमेंट का चस्का 22 साल तक देखा, वो डेवलपमेंट का चस्का अब देश ने 2014 से 19 के बीच में देखा, तो उनको 300 से ज्यादा सीटें दी। ऐसे 19 से 23 के बीच में और डेवलपमेंट का चस्का लोगों ने देखा, और सामने लोग देखते कौन है? सामने लोग देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो जाके वाइस प्रेसिडेंट का मान लीजिए मजाक उड़ाया जा रहा है तो उसका वीडियो बना रहे हैं। सो एक भारत जोड़ो यात्रा करने से आप जनता का वोट नहीं जीत सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 40 साल से देश के चप्पे चप्पे को घूम चुके हैं। तभी गार्गी जी यहाँ पे, गार्गी जी जैसे जब एनालिस्ट बरखूब रूप से यहाँ पे कांग्रेस और उनके समर्थकों को बोलते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, उनके पीछे का कारण यही है कि ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं भी मध्य प्रदेश में था, आप में से कोई झाबुआ या धार के इलाकों में गया होगा जी, तो ये एक ट्राइबल बेल्ट आती है, वहां पे मैं एक महिला से मिला, 70 साल की उसकी उम्र थी, और उससे मैंने बोला किसको देना चाह रहे हो, क्या चाहती हो? तो उन्होंने बोला भाई हम मोदी को ही देंगे। मैंने बोला क्यों मोदी को दोगे यार, कांग्रेस की हवा है। बोला बेटा ये घर देख रहे हो तुम? मैंने हाँ देख रहा हूँ। बोला मेरे को 20 साल से घर नहीं बनने दिया था, अब मेरा घर बन रहा है। मैंने बोला अच्छी बात है। बोला आजू बाजू देख रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोला घर जो बन रहे मोदी घर बन रहा है, तो अब जो मेरे को घर बना रहा है मैं उसको वोट दूंगी या किसी और को दूंगी? तो आप प्लीज समझिए कि ग्राउंड पे एक डेवलपमेंट सरप्लस है, और उसी के कारण जो है जनादेश बढ़ भी सकता है, पर जनादेश क्लियर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी कह रहा हूं आज की तारीख में। और मैं एक भाषा हमेशा से कहता हूं, मेरे कितने भी पॉडकास्ट, कितने भी पब्लिक इंटरव्यूज, कितनी भी स्पीचेस देख लें, और कितने भी मेरे शो जो मैंने एंकर की उसको देख लीजिए, ओनली नरेंद्र मोदी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी, नोबडी एल्स। एक स्ट्रांग लीडर के साथ में ऐसे ही होता है कि अगर वो कोई गलती करता है उसी कारण। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्राउंड पे जो है ना कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, उनके फीडबैक लूप्स बहुत स्ट्रांग है, और उनमें एक पैशन है देश के लिए कुछ कर गुजरने का और हर वक्त करने का। और इसीलिए जनता हर इलेक्टोरल मैथ्स को तोड़ के उनको वापस से वर्डिक्ट देती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 के अंदर भी वर्डिक्ट जो होगी वो क्लियर होगी। अब लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इन 3 असेंबली इलेक्शंस के पहले 13 से ज्यादा स्टेट्स थी जहां ऑपोजिशन की गवर्नमेंट थी, 13 स्टेट्स थी। तो अगर 13 स्टेट्स में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट रहती है तो फिर कैसे लोकतंत्र नहीं? इट्स जस्ट दैट
जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंडेट होती है तो जनता सब कुछ भूल भुलाकर उनके प्रति अपना समर्थन दिखाती। जैसे अगर मान लो आप अपने घर पे हो और आपके पिताजी के साथ आप नाराज हो गए, तो ऐसा तो नहीं ना कि दूसरा पिताजी ढूंढ लोगे, तो आप ऑब्वियसली अपने घर के जो है घर में आप जाके उन्हीं से मन मुटाव करोगे, उन्हीं के ऊपर विश्वास रखोगे। तो इसी तरीके से एक फैमिली का रिश्ता हो चुका है 130 करोड़ देशवासियों का उनके साथ में। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। आई थिंक वो मोदी जी के साथ ये भी एक चीज़ हो जाती है कि एक्सपेक्टेशंस उनसे ही है, इसलिए लोग नाराज़ भी उनसे हो जाते हैं कि आपसे ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन। तो लोग उसको शायद थोड़ा कभी कभी मिस इंटरप्रेट कर लेते होंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि अब आप एक्सपेक्ट, जैसा आपने एक्सपेक्टेशन की बात करें, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करो जेन्युइनली, लेट्स ड्रॉ पैरेलल बिटवीन एनी पॉलिटिशियन एंड नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को मैं लेता हूं, राहुल गांधी एक बहाना ढूंढते हैं कि कब वो जो है अब्रॉड चले जाए, एक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद तो गुम हो जाते हैं, उसका वोट में अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। राहुल गांधी अमेठी में हार जाते हैं, स्मृति ईरानी 24 घंटे वहां पे काम करती है, राहुल गांधी डर के मारे जाके वायनाड में बैठ जाते हैं, जहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वोट की वजह से वो जीतते हैं। तो आपने जनता को क्या बोला? आपने जनता को बोला कि यार तुम्हें एक राजशाही माइंडसेट से मैं आता हूं कि अगर बाय चांस तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं वापस से संघर्ष नहीं करूंगा, मैं जाके दूसरा सेफ हेवन देख लूंगा। वेराज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन संघर्ष। तभी अगर आपको याद होगा जब गुजरात का चुनाव जीता गया था, उन्होंने बोला कि मैं एक ड्रीम देखना चाहता हूं कि केरला के अंदर भी मुझे जनाधार और मेरा बढ़े। अभी जब जाके चुनाव हुआ था, उन्होंने बोला तेलंगाना के अंदर हम उतनी सेवा करेंगे जितनी मध्य प्रदेश के अंदर करते हैं, विच मीन्स दैट समबडी हु डज नॉट वोट हिम और वोट्स हिम, हिज equality is clear that he wants to develop and improve the life of every and any citizen. This is the big difference which is there. ममता बनर्जी उनके स्टेट के अंदर, गार्गी जी खुद आती हैं वहां से बंगाल से प्रवासी, यहाँ पे रहती हैं, खुश है कि यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि अगर बंगाल के अंदर रहती तो पोस्टल वायलेंस के अंदर, जब मैं बंगाल पोस्टल वायलेंस में विक्टिम्स को ऑनर लेके आया था, नो टीवी चैनल कवर्ड इट, नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर्ड इट, लोग रो दिए थे क्योंकि उनको वोटिंग चॉइस पे अटैक किए गए, उनके जाके घर तोड़े गए, उनकी हत्याएं हो गई, जिसको ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेके उसके बाद सीबीआई ऑर्डर करी। दैट इज द डिफरेंस। सो पीपल आर वेरी क्लियर, और जब तक उनके जितना क्रेडिबल, कमिटेड और कॉन्शियस नेता, नेशनलिस्ट नेता ये देश के पास नहीं होगा, देश उन्हीं को वापस से समर्थन करते रहेगा। ये सिंपल लॉजिक है। ओके, अभी मुझे स्टेट वाइज थोड़ा जाना है, सो वील टेक 3 टेक अवेज फ्रॉम यू। नंबर नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मैं टीवी पे जब बताऊंगा सब लोगों मेरी टीआरपी चले जाएगी फिर। हमें भी तो व्यूज़ चाहिए। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। 3 बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम ईच स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ मिज़ोरम। बट मिज़ोरम में एक चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी, सारे स्टेट के इलेक्शन, चारों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सबके रिजल्ट्स आए संडे को, बट मिज़ोरम में मंडे को आए। ये चीज़ क्या हुई थी? क्योंकि चर्च ने कह दिया था कि संडे को छुट्टी रहती है, तो इसीलिए आप मंडे को करो, तो इलेक्शन कमीशन ने मंडे को कर दिया। तो जो लोग सेक्युलर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो कल को कोई हिंदू मंदिर बोल दे कि भाई हमारे इस दिन पे मत करो, आप दूसरे दिन पे करो, तो ये लोग बोलेंगे ओ कम्युनल कम्युनल कम्युनल। वेराज उसी लॉजिक को मैं अप्लाई करूं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ठीक है, दैट इज द कॉल विच हैज बीन टेकन, बट द सिंपल फैक्चुअल लॉजिक वाज बिकॉज द चर्च देयर वाज संडे समथिंग वाज देयर, तो दे सेड कि मंडे को होना चाहिए, तो इसलिए मंडे को ट्रांसफर किया गया। सो मिज़ोरम बेसिकली जैसे ही क्रिश्चियन मेजॉरिटी हो गया, so now they are dictating according to their religion. See, if you see that historically secular word कहाँ से आया था? Secular word एक western connotation है, हमारी सभ्यता has always been secular because Hindu means tolerant, Hindu means जो सबको साथ में लेके चलता है, Hindu means पर इंस्टेंस सब पे विश्वास रखने वाला, that is what Sanatan is. Secular word जो है उसका connotation आया था वेस्ट से, जहाँ पे चर्च इंटरफेयर करा करती थी स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर, वेयर चर्च यूज्ड टू इंटरफेयर इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दैट रिस्पेक्टेड कंट्री। आप कह दीजिए वहीं से कॉन्सेप्ट आया था नेशन स्टेट का, और फिर कहा गया था कि चर्च शुड नॉट इंटरफेयर, चर्च विल बी एट अ डिस्टेंस। वेराज आज भी अगर आप यूके कोई भी कंट्री के अंदर चले जाइए, जो ओथ ली जाएगी उसमें भी आप देखेंगे कि चर्च के फॉर्म में वो ओथ ली जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। So this secular word is not something which is Bharatiya in nature.
दिस हैज कम अप बिकॉज हम लोग ने वेस्टर्न कॉनोटेशंस को एज इट इज आंख मुंह बंद करके अप्लाई करा है. तो हमको क्या लगता है कि भाई कुछ भी पश्चिमी चीज होगी उसमें कुछ लॉजिक होगा. एंड बिकॉज वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड फॉर मोर देन 150 years, so after the independence also we believed कि whatever white skin is there that is much better and our thought process is not better. Now we are at least getting decolonized. मैं कहता हूँ कि अब हमारे विचार में एटलीस्ट हम क्वेश्चन करते हैं और हम अपनी मतलब एक क्रिटिकल माइंडसेट से देखते हैं चीज़ों को और हमारी बातों पे हमको गर्व महसूस होता है. सो यू नीड साइंटिफिक टेम्पर बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी प्राउड अबाउट योर ओन कल्चर एंड ऑन योर सिविलाइजेशन. सो ये सेक्युलर की आपने बात करी, it is a global phenomena which is there. So it's nothing Bharatiya in nature. Bharatiya has always been Hindu. मतलब Hindu means Bharatiya. Okay, so let's get on to that कि 3 बिगेस्ट टेक अवेज क्या है मिजोरम के बारे में. मेरे लिए सबसे बड़ा मिजोरम का टेक अवे यही है कि कहा गया था पूरे के पूरे में कि भाई बीजेपी वाइप आउट हो जाएगी. मणिपुर के वायलेंस के बाद में एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है वो पूरा एंटी होगा. बीजेपी गॉट मोर सीट्स इन द कांग्रेस एंड मोर वोट शेयर इन द कांग्रेस पार्टी. दैट टेल्स यू. लास्ट टाइम आई थिंक दे गॉट 1 seat and this time they've got 2 or more than that seats, and it is more than the Congress party. So that the essence is that Congress जहाँ पे उसके पास एक सबसे easy state था कैप्चर करने के लिए, it could not do, and people believed more in a ZPM than in a Congress. So that is what I am saying, that if you look at historically North versus South divide, maybe this is a very पॉलिटिकली सुसाइडल लॉजिक. क्योंकि नॉर्थ साउथ के अंदर कांग्रेस पार्टी 1971 के बाद से जो है केरला के अंदर गवर्नमेंट के अंदर नहीं आई है ऑन इट्स ओन. तमिलनाडु नहीं 10 साल से केरला के अंदर नहीं है, 10 साल से आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है और 1971 से तमिलनाडु के अंदर ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट में नहीं आई है. और साउथ में भी आप देखेंगे 2 स्टेट्स हैं जहाँ तेलंगाना और कर्नाटका जहाँ बीजेपी इज अ प्रोमिनेंट फोर्स, एंड इन तमिलनाडु ऑन अ ग्रीन फील्ड स्टेट इट इज इन्वेस्टिंग इट्स पॉलिटिकल कैपिटल. सो नॉर्थ वर्सेज साउथ डिवाइड जब भी कोई कहता है तो ये एक्नॉलेज करता है कि भाई पूरे के पूरे उस हार्टलैंड के अंदर तो हमको वोट नहीं मिलने वाले हैं. सो इट इन इफेक्ट्स इज अ डिफीटिस्ट अप्रोच एंड एक्नॉलेजिंग दैट नरेंद्र मोदी विल गेट द वोट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द country. So to cut the long story short, Mizoram, my only takeaway is that Congress could not win an election which it was easy for it to win. बट बीजेपी अलाई जो पावर में थी इलेक्शन के पहले अब वो हार गई. वो तो होना ही था. अगेंस्ट द बीजेपी. See, understand this thing. Generally, kai states not about BJP. That state was about NPF and ZPM. So ZPM was a more, आप कह सकते हैं, as I said, that the church has a very very important role to play there, and the majority church backed ZPM this time, and this is where the major vote shifted. And also the government of the state could not get lot of benefits from the center, and I believe that the government could have performed much well. So there was an anti-incumbency against the state government coupled with the church which believed in more of a party of Mizoram which was ZPM, and this is where वो shift हो गया था. ओके एंड ये कहीं ना कहीं ये मणिपुर वायलेंस का रोल था इसमें, क्योंकि मणिपुर में जो कुकीज़ है उसके साथ जो मिजोरम के मेजॉरिटीज़ है दे मतलब बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं. See, ये तो हम लोग को 2024 के अंदर ही पता चलेगा. अभी on this election we will not be able to conclude with any data points. So अगर 2024 के अंदर मान लीजिए मणिपुर के अंदर कोई भी सीट नहीं जीत पाती तो then we can conclude based on what people say. ओके एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ था, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. बीजेपी गॉट 5% वोट in Mizoram and they got 2 seats, and Congress got 20% vote and they got 1 seat. Because Congress was fighting on larger, as I said, this was an election for Congress to win, or at least Congress to be in power along with ZPM. But ZPM in a way खुद ही sweep कर गई. So Congress का जनाना है, पर point is that it could not convert it into seats. Ideally the Congress party should have been more than 5 seats and the ZPM should have been less than 20. तो कांग्रेस कह सकती थी कि भाई देखो हम भी इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा रहे. पर मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता अगर किसी को जिताती तो पूरा जिताती, हराती तो पूरा हराती है. मिजोरम की जनता ने कांग्रेस को सरकार खुद में खुद बनाते हुए नहीं देखा था, इसीलिए ZPM को सबके सब फायदा हो गया था. ओके एंड कोई और मेजर टेक अवे फ्रॉम मिजोरम से आई थिंक इट्स मतलब इट्स नथिंग टू नेशनली ड्रॉ फ्रॉम इट. हाँ, क्योंकि एक छोटा स्टेट भी है, सो छोटे के साथ में इट वाज वेयर रीजनल फैक्टर्स प्लेड इन मोर रोल. I cannot draw anything conclusively. And winning margins भी बहुत छोटे होते हैं because छोटे वो किसी भी छोटे स्टेट में, जैसे त्रिपुरा में आप चले जाओगे 22,000 वोट अगर आपको मिल जाएंगे तो आप चुनाव जीत जाओगे. अच्छा, ओके. सो लेट्स गेट टू द बिगर स्टेट्स. उसमें से 3 दिन पहले तक भी एग्जिट पोल के
कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। तो मैंने एक दो वीडियो देखे थे जो लीक्ड वीडियो थे शायद, कि द जर्नलिस्ट दे वर शॉक्ड, वो बोल रहे भाई ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये अभी चैनल पे ब्रॉडकास्ट करना है, ये तो गलत हो गया तो हालत हो जाएगी, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ भी कोई सोच नहीं रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, पर आपने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 100% एक्यूरेसी से जज किया है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में सिंपल, मैं आपको मध्य प्रदेश में आऊँगा बाद में, पहले था तो सिंपल लॉजिक है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग, अगर आप देखेंगे बीजेपी कैन फॉर्म गवर्नमेंट, कैन फॉर्म गवर्नमेंट, कैन फॉर्म गवर्नमेंट, डू नॉट डिनाई दैट। ये इसका सिंपल एक लॉजिक था। सी अगेन आई सेड कि जब जनता किसी को जिताती है तो पूरा जिताती है, हराती है तो पूरा हराती है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी 46-47 क्लोज मार्जिन सीट्स में 50+ पे पहुंच गया था, बट आई वाज थिंकिंग यार 46-47 तक पहुंच सकती है, सरकार बन सकती है। That is something which possibility I was absolutely not denying, and the logic was simple कि जो ट्राइबल बेल्ट थी, जो फर्स्ट स्टेट, जो फर्स्ट फेज के अंदर आती थी, वहां पे बीजेपी डिड वेल, और उसका बीजेपी वाज नॉट द कारण। संघ बहुत सालों से ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर बहुत सारा काम कर रहा है, और वो ट्राइबल बेल्ट्स 2013 और 8 जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी वो बीजेपी को इतना समर्थन नहीं करती थी। सो दैट रिजल्ट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स, ए मोर देन 2 decades ऑफ वर्क ऑफ द आरएसएस वनवासी कल्याण केंद्र जो है, और नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम्स जो है वो वनवासी आदिवासियों तक बहुत पहुंची है, एंड साथ में कांग्रेस ने उस वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए अनाउंस कर दिया कि मोदी की गारंटी, हम तुमको कुछ जो है अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसे देंगे। तो भूपेश बघेल से वोट शिफ्ट हो गया, दैट्स व्हाई भूपेश बघेल को रिएक्ट करते हुए कहा हम इससे ज्यादा पैसा देंगे। उसके साथ में जो सरजुगा की बेल्ट है जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ के अंदर आती है, वहां टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की आपसी कलह के बीच में भूपेश बघेल वहां पे कैंपेन करने नहीं गए, और वहां के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर लिया, और टीएस सिंहदेव खुद 500-600 वोट से चुनाव को हार गए। So this is where the BJP could cross more than 50 seats. But honest, everybody's assessment was that सरकार, I remember speaking to a very senior BJP leader, और मैं बोल रहा देखो सरकार तुम बना सकते हो, बोले क्या मजाक कर रहे हो। तो only one leader I will not name who was clear कि सरकार बन जाएगी। So अब so छत्तीसगढ़ I was not surprised, नंबर आई वॉज किया ठीक है बढ़ गई, उससे मेरा कंक्लूजन इस देश में यही हो चुका है कि अगर आप सोचोगे जितना उससे ऊपर ही आता है, अगर कोई हारता है तो पूरा ही हारता है। नाउ कम्स टू मध्य प्रदेश। ऑनेस्टली मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही चीज अप्लाई हुई है, बीजेपी हैड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट 90% विमेन ने बीजेपी को वोट डाला और 40-45% प्लस मैन ने बीजेपी को वोट डाला। तो जब 90% महिलाएं बीजेपी किसी भी पार्टी को वोट डाल देती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्टी जीत जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश मुस्लिम वीटो से हटके विमेन वीटो पे आ चुका है। इट हैज मूव फ्रॉम मुस्लिम वीटो टू महिला वीटो। आज की तारीख में जहां महिला वोट डिसाइड करेगी वहीं चीज जीती जाएगी। तो यहाँ पे जितने पुरुष बैठे हैं वो सोचे कि वो डिसाइड कर रहे हैं, होना नहीं। इस हॉल के अंदर जो इस हॉल के अंदर 4 महिलाओं ने डिसाइड कर लिया, उसी तरफ जो है वहीं के अंदर वर्डिक्ट आने वाली है। तो लोग जो जेंडर इक्वालिटी इन सब की बात करते हैं, the point is genuinely this, and women के लिए the honest thing is it is not that much of धर्म जाति and all which matters कि कौन सा नेता उसकी जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी में बेहतरी कर रहा है। This is which is very very important. That's why I say कि women is a very loyal vote, जिसके साथ में रहती हैं वो पूर्ण रूप से रहती हैं। That is how पहले यूथ डोमिनेट किया करते थे, अब women डोमिनेट कर रही है। This is exactly what happened in मध्य प्रदेश। डेटा इसका नहीं है सर। देखिए जो भी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं सब गेस्ट वर्क करते हैं। बुरके में महिला जो है उनसे कोई बुरके वाली महिला ही बात कर सकती है, मुस्लिम महिला ही बात कर सकती हैं, और उसमें इतना डेटा सैंपल पॉइंट नहीं होता। अब किसी गली में 10 ने बात कर दी, 5 में बात कर दी, उससे मैं एक ब्रॉड ट्रेंड नहीं कंक्लूड कर सकता। और ऑनेस्टली इस देश के अंदर जो भी इस सब की बात कर रहे हैं, मान लो मैं कई गली में गया, मुझे 5 मुस्लिम से मैंने बात कर ली, महिलाओं ने बात की, उसके बेसिस मैंने स्टोरी कर दी। वो एक स्टोरी है, वो एक ओपिनियन है, पर एक ट्रेंड कंक्लूड करने के लिए आपको एक वाइड डेटा सेट जो है उसके आधार पर ट्रेंड कंक्लूड करना होगा। अभी वो मेरे पास डेटा सेट जेन्युइनली नहीं, और एक्चुअली इस देश में किसी के पास नहीं। सो एवरीबॉडी विल गेस कि यार ये हो गया वो हो गया, जैसे पचपंदा वाला बहुत कहा गया था, बट ऑन ग्राउंड अभी कोई डेटा पॉइंट नहीं कहता है कि पचपंदा मुस्लिम्स आर गोइंग टुवर्ड्स द बीजेपी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डेटा पॉइंट। बिट्स एंड पॉकेट्स इज सेपरेट। अब मैं आपको बिट्स एंड पॉकेट्स कहूँ कि राजस्थान की कुछ सीटों में मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट डाला है, बट दैट रीजन इज टू डू विद द स्टेट, दैट इज टू डू विद वहां की लोकल राजनीति। सो अभी मुस्लिम महिलाओं वाला आई डोंट हैव अ डेटा पॉइंट टू कंक्लूड दैट। ओके, सो आपने अभी 2 चीज़ मेन हाईलाइट की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। वो एक थी जनजातीय वोट, ट्राइबल, और एक था वुमेन वोट। बीजेपी ने प्रेसिडेंट बनाया रिसेंटली श्रीमती
ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, वो वुमेन भी है और वो ट्राइबल भी है, और साथ में उन्होंने अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास की। ये सारी चीज़ें इस तरफ इसके वजह से वोट चली गई कि या बीजेपी के पास ये खबर थी कि ये चीज़ करेंगे तो वोट आएगी? देखिए, वोट ना कभी किसी एक चीज़ और दूसरी चीज़ से नहीं होता है। मोदी जी की पॉलिटिक्स को आप समझिए या उनकी गवर्नेंस को समझिए। वो व्यक्ति, एक चीज़ याद रखिएगा, आज के दौर में आप इलेक्शन टाइम में क्या करते हो उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप नॉन इलेक्शन टाइम में क्या करते हो। सो नरेंद्र मोदी जी इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विथ यू 24/7 एंड वर्क इज हैपनिंग 24/7 कुछ भी से। तो मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी हुई, द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में एक मैसेज दिया कि रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज को दिया गया है, बट उसके साथ में वेलफेयर बेनिफिट्स भी ग्राउंड पे पहुंचे। उसके वेलफेयर बेनिफिट्स पहुंचने के साथ में आउटरीच भी हुआ। तो मल्टीपल थिंग्स हैपन व्हेन दैट इज व्हेन द वोट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। सो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या द्रौपदी जी को देना वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मैसेज किया गया, पर उसके साथ में बेनिफिट्स भी थे। लेकिन लोग इस देश में ना काम देखते हैं। ये देश डेमोक्रेटिक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि ये देश हिंदू मेजॉरिटी है। क्योंकि इस देश में मैं इतना ट्रैवल करके देखता हूँ कि जो हिंदू है इस देश का, वो काम के बेसिस पे ज्यादातर वोट डालता है, तभी जाके वर्डिक्स चेंज होती है। अदरवाइज आप देखिए, इस देश के अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज है मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, वहां पे अगर आप हिंदू की बात करोगे तो आपको वोट नहीं मिल सकता है। और ये हार्ड फैक्ट मैं बता रहा हूँ। मैं मालदा में रहा था 7 दिन, वहां पे मालदा के अंदर आई हैव सीन डेमोग्राफी चेंजिंग फ्रॉम जहां पे हिंदू 50-50 हुआ करता था, 60-40 हो चुका है, मुस्लिम 60 हिंदूज 40। सो इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि देश की डेमोग्राफी जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिसबैलेंस ना हो। सो इफ यू वांट डेमोक्रेसी, इफ यू वांट कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्वाइव, यू नीड टू इंश्योर दैट दिस कंट्री कंटिन्यूज टू रिमेन हिंदू मेजॉरिटी। इसमें कोई मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि डेटा पॉइंट है। क्योंकि ये देश में जब भी वर्डिक्ट शिफ्ट होती है, बिकॉज इट इज फॉर द हिंदू वोट विच शिफ्ट्स, विच इज मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. That is how it has to happen. Whereas in areas where the Muslims are in majority, the politics is more to do with religion. That's hard fact. तभी जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने मुस्लिम वोट की, से कांग्रेस ने बात की, अगर सच्चर कमेटी इज द मेन स्टेप, ये कहता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम वोट मांगे, अदरवाइज सच्चर कमेटी को वो फंडिंग्स की जरूरत नहीं होती. सो द पॉइंट इज दैट डिस्पाइट दैट, टुडे also if the Congress have to choose, the Muslims have to choose, they'll choose Congress as the first party. So that's where I'm trying to conclude on a very factual level कि डेमोग्राफी जो है, दैट बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आप मेरे से ही करते हुए कि कौन सा वोट इंपॉर्टेंट है, कौन सा वोट इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि डेमोग्राफी नहीं तो मैं सीधे से आपको बोलूंगा धर्म के आधार पर वोटिंग होती है. बिल्कुल. सो राजस्थान जहाँ पे बीजेपी जीती, उसके उधर जाने से पहले वहाँ जाते जहाँ पे वो हारी, बेसिकली ओके लार्जर पिक्चर में बोल सकते हैं कि हारी नहीं, तेलंगाना में हारी है, बट उसमें फिर आपके मेजर टेक अवेज क्या? कुछ नहीं. देखिए यार, आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं 5वीं बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब अलग अलग जगह में करके. मैंने अभी एक और किया था पॉडकास्ट. तेलंगाना में बीजेपी का जनाधार 2024 में 2019 से ज़्यादा होने वाला है, और इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है. 2019 के पहले बीजेपी का जो वोट शेयर था असेंबली इलेक्शंस के अंदर, दैट वाज सिंगल डिजिट वोट शेयर, 6.5 6.9 था, एक सीट आई थी. लोकसभा के अंदर वो वोट शेयर बढ़ गया 18% और 4 सीट आई थी. आज वोट शेयर बीजेपी का 14% के अराउंड है, 8 सीट आई है. तो ये आप मान के चलिएगा लोकसभा के अंदर 7 से 8 सीट आएगी. इसका कारण है कि जब मैंने पोल किया और जब मेरी टीम ने तेलंगाना के अंदर ग्राउंड पे ट्रैवल किया, उन्हें पाया कि जो बीआरएस और कांग्रेस को अभी वोट डाल रहा है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी जी है. तो बीजेपी क्यों नहीं जीती? बीजेपी इसलिए नहीं जीती कि बीजेपी ने समाव पॉलिटिकली इस टेरिटरी को जितना एग्रेशन दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाई. कर्नाटका चुनाव के बाद में कांग्रेस एमर्ज टू बी द टेकर ऑफ दैट एंटी बीआरएस वोट. एक तेलंगाना के अंदर एक एंटी बीआरएस सेंटिमेंट था, क्योंकि घर घर लोगों को लगा था कि यार दारू बांटी गई है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला है. सो जो केसीआर का वेलफेयर वोट था, वो वेलफेयर वोट केसीआर तक नहीं जा पाया और वो वोट शिफ्ट हो गया. अब वहां पे जमीन पे कांग्रेस पार्टी ज्यादा दिखी, ना कि भारतीय जनता पार्टी, फॉर द रीजंस बेटर नोन. और इसीलिए कांग्रेस ने वो एंटी बीआरएस वोट को कैप्चर करा. अगर मान लीजिए जो जीएचएमसी में बीजेपी ग्राउंड पे थी, उतना अगर ग्राउंड पे इस वक्त होती, तो जैसे जीएचएमसी के अंदर आपको याद होगा कि नंबर 2 की पार्टी बीजेपी थी विद मोर देन 40 सीट्स,
तो ये आपको हो सकता था कि आपको देखने को मिले। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज एन एंटी बीआरएस सेंटिमेंट, जिस एंटी बीआरएस सेंटिमेंट के अंदर कांग्रेस कैप्चर किया। और मुस्लिम्स के लिए जो फर्स्ट पार्टी ऑफ प्रेफरेंस, जब भी वो देखते हैं कि कांग्रेस बढ़ रही होती है, वो हमेशा कांग्रेस की तरफ ही जाते हैं। जब वो देखते हैं कि कांग्रेस नीचे हो रही होती, तब वो दूसरे रीजनल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कांग्रेस बढ़ रही, तो दैट वोट ऑल्सो कंप्लीटली शिफ्टेड, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। बट 24 के अंदर आप देखेंगे कि जो मेन बीजेपी का जो जनाधार है वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि 24 की पोलिंग जब हम लोग इस वक्त कर रहे थे, इट वाज क्लियर दैट दे वांटेड टू सी मोदी इन द सेंटर। एंड कहीं ये बोला जा सकता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इतनी बिजी हो गई कि उनके पास तेलंगाना में वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एफर्ट होती है, वो डाल नहीं पाई, इसलिए ऐसा हुआ। मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी का इतनी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कहीं भी एक्टिव हो सकती है। मेरे हिसाब से उनने एक फेस को डिक्लेयर नहीं किया, और दूसरा समा 5 महीने में मैसेज किया कि उनने पॉलिटिकली जो है वो इतनी ताकत से नहीं लड़ रही है, और बीआरएस जो है वो और कांग्रेस के बीच में लड़ रही है, और बीजेपी और बीआरएस के बीच में कुछ ऐसा टैसिट अलायंस है, ऐसा मैसेज जनता के बीच में गया। तो इसी कारण आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसा तो नहीं लड़ी, बट दे कुड नॉट कम एज द मेन पार्टी टू फाइट। बट अगर इसका मैं लॉन्ग टर्म देखूंगा तो अल्टीमेटली अब ये स्टेट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि अब अगर बीआरएस नंबर 3 पार्टी की तरफ हो जाएगी, मान लीजिए 8-9 सीट बीजेपी अगर लोकसभा में आ जाती, 7 से 9 के बीच में 10 सीट आ जाती है, सो इट एमर्जेस इन द मेन पार्टी, और फिर वो मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में एमर्ज कर जाएगी कांग्रेस के बीच में। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस इज एन ऑल्टरनेट टू डिफीट इज मच ईजियर, क्योंकि कांग्रेस का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है कि 2011 असम इलेक्शन के बाद में कांग्रेस एक भी स्टेट इलेक्शन में रिपीट नहीं करी है। ओके, उन्होंने 5-7 महीने पहले ही उधर के जो हेड थे, बीजेपी हेड को शायद निकाला था, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी है, उनका वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन था बंडी संजय को करना। अब दैट इज द रीजन दैट द पार्टी विल डिसाइड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द पार्टी कुड हैव फॉट बेटर इन तेलंगाना। मे बी उनके कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस होंगे जिसके कारण, बट एज ऑफ राइट नाउ देयर वाज एन एंटी बीआरएस सेंटिमेंट, और ये एंटी बीआरएस सेंटिमेंट को कैप्चर अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ज्यादा जमीन पे दिख रही थी, कांग्रेस ने किया। क्योंकि आई थिंक 8% वोट से 14% वोट शेयर बढ़ा वो तो होना ही था। देखिए, चुनाव कोई 5 साल की जर्नी नहीं होती है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए आपको पहले समाज के अंदर अपने विचार को ले जाना पड़ता है। उस समाज के अंदर जब आप विचार को लेके जाते हैं, उसके साथ संगठन होना पड़ता है, लीडर होता है, 3 चीज जब मिलती है तब जाके आप कन्वर्ट होता है। कई बहुत कम चुनाव होते हैं जब 5 साल के अंदर अगर आपका 0 बेस वेट वोट है तो आप पूरा का पूरा 40% बेस वोट तक पहुंच जाए। त्रिपुरा 2018 के अंदर हुआ था। तो परंतु जनरली क्या होता है, चुनाव हमेशा एक 10 साल की जर्नी होती है, 15 साल की जर्नी होती है, जहां आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो, क्योंकि आपको पहले बेस वोट बनाना होता है, फिर बेस वोट से आपको फ्लोटिंग वोटर को लेना पड़ता है, फिर जाके आप सीट कन्वर्जन्स को कन्वर्ट कर पाते हैं। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, बीजेपी के कैंडिडेट ने उधर के सिटिंग सीएम और जो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे, दोनों को हराया। वो उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि मान लो कि ये बच्चा लड़का, इसका नाम, आपका नाम क्या है? राहुल जी। तो अगर मान लीजिए राहुल जी जो है, अब जेन्युइन है, राहुल जी या आप है, मैं हूं या कोई भी है, अब वो अगर एक जगह पे 24 घंटे जनता के बीच में रहे, मैं एमएलए लेवल के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, और एक बार मान लीजिए जनता उनको नहीं जिताती, उसके बाद भी जाके वो जनता के बीच में रहे, दूसरी बार भी जनता उनको नहीं जिताती, तीसरी बार भी जाके वो जनता के बीच में रहे, तीसरी बार भी जनता को नहीं जिताती, चौथी बार जाके जनता के बीच में रहे, जनता बोली यार बेचारे सुबह शाम रात दिन हमारे लिए खड़ा हुआ है, और मान लो जाके आप 2 बड़े कद्दावर नेताओं को ले आओ, तो बोलेंगे यार ये इतने टाइम से क्या कद्दावर नेताओं को छोड़ो, इसको एक बार मौका तो दे दो यार। हिंदुस्तान की जनता में इस तरीके की एक एम्पैथी भी रहती है, और इसीलिए मौका दे दिया क्योंकि वो कैंडिडेट ने एक परसिवरेंस दिखाया है, उन्हें हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, और यही हिंदुस्तान की जनता की ब्यूटी है कि उस एक लेवलर होती है, इंदिरा गांधी को भी हरा देती है, और उसके बाद जो इमरजेंसी के बाद में जो सरकार बनाते हैं ढंग से सरकार नहीं चलाते तो वापस इंदिरा गांधी को भी ले आती है, और इसी तरीके से एक एमएलए को जो दोनों के चीफ मिनिस्टर एक उम्मीदवार कोट अनकोट को भी हरवा देती है। तो इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता काम, संघर्ष, विनम्रता देखती है। यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और ये एक तरीके से सेम जो आपने अभी एक लर्निंग बताई वो एक सिग्निफाई करती है, एक हाईलाइट करती है जनता के बारे में। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दूसरी मुझे लगी तेलंगाना के बारे में, जो सीएम फिर बने कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना के, वो एक्स ABVP है। इसीलिए जाके बीआरएस कह रहे थे कि वे आरएसएस के व्यक्ति को उन्हें डाला हुआ है। तो देखिए अगेन बॉटम लाइन क्या है, मैं कह रहा हूँ इट्स सिंपल
दैट इट वाज एन एंटी बीआरएस सेंटिमेंट, जो एंटी बीआरएस सेंटिमेंट को कैप्चर कांग्रेस ने किया। और ये मैं आपको कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन ऑन द ग्राउंड। अगर आप किसी भी दूसरे जर्नलिस्ट सेफोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो आपसे टेक्निकल भाषा में बात करेगा, एक पेपर लेके बात करेगा, लैपटॉप लेके बात करेगा, उसको कुछ नहीं आता है, ये लोग जनता के झूठ बोलते हैं। द बॉटम लाइन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री आर द बेस्ट। मैं इतना इस देश में घुमा हूँ, अभी भी घूमता हूँ, सीखता रहता हूँ कि जितना हमारे देश का वोटर वाइज है और जितना समझदार है अपनी वोटिंग चॉइसेस को करके, मैंने तो कहीं नहीं चीज देखा। ये वही वोटर है जो उड़ीसा के अंदर जब चुनाव होता है उसी समय में नवीन पटनायक को 3/4 बहुमत देता है और उसी समय में बीजेपी को उसी चुनाव में 8 सीट देता है, विच इज लाइक नॉट रफली अराउंड 50% इन उड़ीसा। ये यही वोटर है जो बंगाल चुनाव 2018-19 के अंदर बीजेपी को 18 सीट देता है और उसी असेंबली इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी को स्वीप करवा देता है। यही वोटर है जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जिताता है और उन्हीं दिल्ली की सीटों में नरेंद्र मोदी जी को वापस से जिताता है। ये यही वोटर है जो सभी मिथ्स को छोड़ के बोलता है कि योगी आदित्यनाथ जो है पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, जो नोएडा गाजियाबाद जाके भी वापस से रिपीट हो जाते हैं डिस्पाइट ऑल द मीडिया सेइंग। तो आज की तारीख में मीडिया डिसाइड नहीं करती वोटर को कौन जिता रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि हर ही व्यक्ति के हाथ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फोन है। इस फोन में डेटा है और हर व्यक्ति के पास हर तरीके का वीडियो आ रहा है, हर जगह की इंफॉर्मेशन है। पहले मीडिया मोनोपोलाइज करती थी, इंटरमीडिएट होती थी। अब मेरे को भी कोई गाली बक सकता है, इनको भी बक सकता है, सब इक्वल हैं। और ऐसे जमाने के अंदर ये डेमोक्रेटिक माइंड स्पेस है। तो इस डेमोक्रेटिक माइंड स्पेस में अगर सोचेगा कोई व्यक्ति, कोई अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हुआ है उसका इंपैक्ट तेलंगाना में नहीं होगा, हर जगह हर चीज वोटर के माइंड में जा रही है। इसीलिए आज की जो स्पेस है वो सबसे डेमोक्रेटिक स्पेस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये सबसे बहुत ब्यूटी है इस देश की कि अब कोई भी इस देश के अंदर चुनाव जीत सकता है, कैसे भी जीत सकता है, अगर वो जनता के बीच में संघर्ष करे। लार्जर नेशनल लेवल पे यू डेफिनेटली नीड रिसोर्सेज, और वो दैट्स अ प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन। वहाँ पे लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वहाँ पे लोगों को पार्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कौन देश का पंत प्रधान देखना चाहते हैं, यहाँ की अगर मैं भाषा में कहूँ तो। मैं जो एक टेक अवे लेता हूँ वो ये है कि बेसिकली तेलंगाना में अच्छा हुआ कि कांग्रेस आ गई, क्योंकि अब जब 5 साल कांग्रेस देखेगी तो अपने आप से बीजेपी को वोट कर देगी। वो तो तेलंगाना की जनता डिसाइड करेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू राजस्थान। राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद ज़्यादा वोट जीत सकती थी, बट वो रिबेल कैंडिडेट्स थे और वो जीत गए। मैं तो इस बात पे शॉक्ड हूँ कि लोग राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे थे। आउट ऑफ 11 9 एग्जिट पोल देयर वर ओनली रेयरली वी एंड 2-3 वो सेइंग कि भाई बीजेपी 100 से 120 के बीच में आ सकती है, सब क्लोज मार्जिन पे कर रहे। देखिए 2000 मुझे राजस्थान मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए क्योंकि 2018 का चुनाव था, तब हम सब लोग कह रहे थे कांग्रेस स्वीप कर रही है। हमने कहा कांग्रेस विल फॉर्म द गवर्नमेंट और 100 से पर 99-100 तक मैक्स सीट आएगी। तब आई वाज अब्यूज्ड एंड ट्रोल फॉर 1 मंथ। उसके बाद इवेंचुअली यही हुआ। पर क्यों हुआ? क्योंकि तब मैं राजस्थान पूरा घुमा था और इस बार भी घुमा। राजस्थान के अंदर एक सिंपल रूल होता है कि आपने कहा रिबेल, हिस्टोरिकली राजस्थान में रिबेल्स हमेशा से रहते हैं। अगर ऐसा नहीं कि अभी लेटेस्ट है, हमेशा अगर आप देखोगे पिछले चुनाव में 20 से 15 से ऊपर रिबेल कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। राजस्थान के अंदर इस बार एक नया चुनाव था, क्योंकि वो वसुंधरा और गहलोत के युग से चेंज और ट्रांजिट हो रहा था। हर चुनाव में हर लीडरशिप को एक समय के बाद ट्रांजिट करना होता है। एवरीबडी इज नॉट नरेंद्र मोदी की वो इतने समय तक चुनाव में रहे और उसके बाद भी जाके एक बड़ी पिच दे दे, उसको जनता स्वीकारे। सो इधर ये क्लियर था कि बीजेपी वांटेड टू डू अ जनरेशनल ट्रांजिशन एंड इट हैड वांटेड टू मूव पोस्ट वसुंधरा। ऐसे सिनेरियो के अंदर इट वॉज बट लॉजिकल कि जो कुछ सीटें होंगी वहां पे अपने जो क्षेत्र के नेता होंगे वो अपने इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करवाएंगे, भले वो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जिससे कि उनकी उम्मीद होगी कि उनका दबदबा बने रहे। राजसी पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे एवरी डे इज अबाउट सर्वाइवल। एक नेता हर दिन, जो जन नेता होता है वो हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है। तो उनके वहाँ पे नेताओं को लगा होगा यार ट्रांजिशन शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा ना हो हमारा कुछ रिलेवेंस कम हो जाए, हट जाए। सो दिस इज वेयर आधी सीटें जो है थोड़ी सीटें कम हुई, क्योंकि बीजेपी जब भी जीती थी 150-160 से जीती थी, वो अलग एक वेव थी। यहाँ पे सिंपल बीजेपी का जीतने का कारण ये था, जो ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट थी, जो पिछली बार एक तरफा कांग्रेस के साथ गई थी, इस बार वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ गई थी और बीजेपी ने कोटा का संभाग जो है स्वीप कर दिया था। और रीजन क्या था उसका? नहीं, गुज्जर वोट जो था पिछली बार 90% कांग्रेस की तरफ गया था, इस बार वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया, एंटी कांग्रेस वोट। और कोटा के अंदर बीजेपी हैज हिस्टोरिकली डन वेरी वेल, दिस टाइम आल्सो इट डिड वेरी वेल। और अगर समाज की बात करूं तो अदर ओबीसी मीना, इन सब में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। आपने अभी कहा कि राजस्थान का इलेक्शन इस टाइम का नया टाइप का इलेक्शन था, बट अगर आप ये कह रहे गुज्जर वाला वोट और हर 5 साल में उधर
कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सरकार आती है बीजेपी कांग्रेस की, तो ये तो डिफरेंट नहीं लगा, ये तो सेम Different ही इस होगा। बात से हुआ कि इस वक्त दोनों तरफ में कौन चीफ मिनिस्टर था किसी को नहीं पता। बीजेपी पहली बार पिछले 15 सालों में विदाउट अ चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार गई थी, इसीलिए ये था। उन्होंने एमपीज को उड़ाया था, एमएलए का चुनाव भी लड़वाया था। दिस इज द प्रिसाइज रीजन कि भारतीय जनता जो पार्टी है उसके लिए नया इलेक्शन था। अदरवाइज वो पहले से चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर, 2 टाइम पे वसुंधरा राजे के फेस पे वो लड़े थे, और इस बार उसके पहले भी वसुंधरा राजे का ही दबदबा हुआ करता था, उसके पहले भैरव सिंह शेखावत जी का हुआ करता था। अब जाके वो नए ट्रांजिशन में, देन द एंटायर वोट वाज ऑन नरेंद्र मोदी जी ने। और वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए भी नया इसीलिए था कि अशोक गहलोत की पूरी अगर आप ब्रांडिंग में देखेंगे तो नाम से अशोक गहलोत का था, और वो अशोक गहलोत को लग रहा था कि मेरी स्कीमों के आधार पे मैं पूरी तरीके से जीत जाऊंगा। तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी गहलोत के खिलाफ नहीं थी, गहलोत जी के एमएलएज और मिनिस्टर्स के करप्शन का परसेप्शन जमीन पे बहुत ज्यादा था, तो इसके कारण वो जो है इस बार चुनाव बहुत मतलब नहीं जीत पाए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। कांग्रेस जनरली 30, 35, 40 सीट, जब भी गहलोत जी हारते थे 35, 40, 15, 20 ऐसी सीटों के साथ हारते थे। इस बार देव बीन बियॉन्ड 60 विच इज कांग्रेस इज बेटर परफॉर्मेंस। तो इसके मल्टीपल कारण है, बट इलेक्शंस के अंदर देखो मैटर ये करता है कौन जीतेगा। अगर मैं ऐसे आपको नंबर दूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ 6 लाख वोटों का फर्क है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान के अंदर 10 लाख से कम वोटों का फर्क है। तो इस तरीके से तो ये वोट कम है कंपैरेटिवली, राइट? बट अल्टीमेटली सीटों का अगर आप देखेंगे तो सीटों में फर्क आएगा। सो बेसिकली जो फ्रीबीज की योजना थी उन्होंने बचा लिया इनको एक हैवी लॉस से, कह सकते हैं वो। देखो मल्टीट्यूड है, बीजेपी के इंटरनल फाइटिंग भी थी, इंटरनल इंडिपेंडेंट्स भी खड़े हो रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखो कांग्रेस इज नॉट एबल टू गेट एनी वोट बियॉन्ड कांग्रेस। मैं क्यों कहता हूं ये 40 कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है लार्जली किसी भी इसके अंदर। अगर आप ये देखेंगे जो फ्लोटिंग वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की तरफ गया, मतलब हर वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति जो इस वक्त इस देश के अंदर वोट डालने जा रहा है वो ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट करता है विजवी कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और विचारकों का ही वोट ले पा रही है, और ये लोकसभा में भी है। 2009, 14, 19 तीनों में कांग्रेस का वोट 10 से 11 करोड़ के बीच में रहा है। वहीं 2009 में भारतीय जनता पार्टी का वोट था 7.5 से 7.9 करोड़, जो बढ़ के 2019 के अंदर 22 करोड़ हो गया। विच मींस बीजेपी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7.9 करोड़ माइनस अगर मैं 22 करोड़ करूंगा 15 करोड़ वोट ऐड कर पाई है। ये वो कोई सिर्फ बीजेपी वर्कर वोट नहीं है, ये जो नए लोग आए हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया है, जो संगठन के व्यक्ति नहीं है, जो मान लीजिए जो नए फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जिनको विचार के अंदर विश्वास हुआ है, सनातन विचार के अंदर, जिनको मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास हुआ है, वो ये 15 करोड़ लोग हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बेस इज मेंटेन्ड, ऑन द बेस ऑफ दैट यू ऐड टू इट। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो बिल्कुल था ही, तभी तो गुज्जर वोट जो है वो शिफ्ट एंटी कांग्रेस डाला। गुज्जर वोट ने बोला है तुमने प्रॉमिस किया कि यार तुम हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओगे, तुमने हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उन्होंने एक एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट वोट डाला। सो ये जो लास्ट इलेक्शंस में जो मैं ज़्यादातर ये स्लोगन सुनता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, राजे तेरी खैर नहीं, आई थिंक उस वजह से ये इनफैक्ट नॉट ओनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह जो, क्योंकि इवन रमन सिंह उसके पहले 3 लगातार सीएम रह चुके हैं। शिवराज जी गॉड मतलब टेक्निकली उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट शेयर जीता है एमपी के अंदर, और ऑब्वियसली राजे एक डोमिनेंट पोल थी राजस्थान के अंदर। तीनों को निकाला है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग मूव था। बट इन सबसे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि तीनों बहुत ही अननोन फेसेस को सीएम बनाए। इसका क्या था? देखिए एक चीज़ आप समझिए, आप और मैं दूर बैठे से हमको लग रहा है कि ये निकाला है, अननोन है। पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होती है। 18 साल किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अगर एक पार्टी और एक संगठन बनाता है, आई थिंक दैट इज, जिसका कोई ना फैमिली, ना कुछ पिता, ना माता, ना कुछ संगठन के अंदर जुड़े, इट्स ए ह्यूज थिंग। 10 साल कोई व्यक्ति अगर एक स्टेट को चलाता है चीफ मिनिस्टर पोस्ट, इट्स ए ह्यूज थिंग। 15 साल के तक अगर रमन सिंह भी चीफ मिनिस्टर करते हैं, इट्स ए ह्यूज थिंग। आप एक चीज समझिए, आई गिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फुल क्रेडिट कि ही हैड द पॉलिटिकल विजडम एंड एट द सेम टाइम उनमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूरदर्शिता थी कि वो ये चेंज ला पाए।
अब मोहन यादव जिनको बनाया है वो कोई ऐसे नहीं कि कोई कहीं से भी आ गए, वो व्यक्ति 2 बार एमएलए रह चुका है, उज्जैन के अंदर उनका दबदबा रहा है। एक मैसेज क्या दिया है कार्यकर्ता को कि भाई कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तुम भी मेहनत करोगे तुम भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, इसीलिए फर्स्ट टाइम एमएलए को बना दिया। पर वो फर्स्ट टाइम एमएलए भी संगठन के साथ 10 साल से ज्यादा जुड़ा हुआ था। और आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक ट्राइबल को बना दिया, और कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव था कि भाई कास्ट के अंदर हिंदू को बांट दो, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके उसमें भी एक डैम्पन किया है। तो ये संगठन आगे तभी बढ़ सकता है जब कोई भी व्यक्ति सोचे कि किसी भी पोस्ट पे किसी की बपौती नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द मैसेजेस कि एक कोई फर्स्ट टाइम कार्यकर्ता भी चीफ मिनिस्टर पोस्ट तक पहुंच सकता है। अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर ऑल। एट द सेम टाइम किसी भी नॉन एमएलए को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लोगों को लग रहा था नॉन एमएलए दिल्ली से बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉन एमएलए को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और एट द सेम टाइम लोग बोलते हैं यार ये दिल्ली कंट्रोल होगा, बस वर्डिक्ट हैड कम फॉर द नरेंद्र मोदीज विजन। सो इट इज बट ऑब्वियस कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको उसी विजन को एक्सटेंड करना होगा। इसमें कोई गलत नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी 400 सीट जीतती थी इस देश के अंदर, उनके चीफ मिनिस्टर्स भी कांग्रेस पार्टी की विजन को एक्सटेंड करते थे, कोई मार्स से लाके या टिम्बकटू से लाके नई विजन नहीं इंप्लीमेंट करते थे। तो ये सब पॉलिटिक्स हैज टू बी understood with a lot of maturity, and this is where I find the level of political analysis is very कानाफूसी। देखो कानाफूसी राजनीतिक विश्लेषण या इलेक्शन एनालिसिस नहीं होता। कोई पत्रकार को किसी नेता ने कुछ बोल दिया, उसने वो कर दिया, दैट्स ऑल न्यूज एंड स्टोरीज। बट इफ यू वांट टू डू अ डिस्पैशनेट एनालिसिस, आपको बहुत फैक्टर्स को वेइन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर मेरे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूव विद अ लॉट ऑफ मैसेजिंग दिया गया। अब कोई परफॉर्म करे नहीं करे, दैट इज अ futuristic thing, but at least you need to give it to the leader कि he has taken such a bold calculated risk and he has taken a decision which is for the workers of the party, nobody else. That is something which is very very important. At the same time the party had given them a lot and it doesn't mean that the party will not give them in the future. Please understand this. ये सबसे important चीज आपको समझनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो I have to look at it very very positively. हाँ, अगर किसी को पहले चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते और फिर नहीं बनाते तो आप ये सब लॉजिक लगा सकते थे, या निकाला हटाया करा एंड ऑल ऑफ इट। यस ट्रू, क्योंकि आपने जैसे कहा फेसलेस लड़ी तो ऑब्वियसली मोदी जी के नाम पे वोट मिला है। और ये एक ज़रूर क्वेश्चन दिमाग में आता है लोगों को कि ये जो इतने सडनली स्पेशली भजन लाल शर्मा जी जो है, इनको आप फर्स्ट टाइम एमएलए आपने उनको सीएम बना दिया, वो भी राजे वसुंधरा राजे जी, जो एक रिएक्शन आ रहा था बहुत पॉपुलर टीवी पे कि उनको जब चिट पकड़ा है राजनाथ जी ने, अब वो वही ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है, होना ही है। आई डोंट ब्लेम राजे फॉर दैट रिएक्शन, इट इज ऑब्वियस। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स नथिंग अबाउट राजे और अदर थिंग, इट्स सिंपल दैट देयर आर मल्टीपल मैसेजिंग व्हिच इज बीइंग गिवन। अगर आपको याद होगा मोदी जी का एक वीडियो पुराना चल रहा था, उन्होंने बोला एक नॉर्म्स डिसाइड होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से आप सोचो मीडिया में खबर प्लांट हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसका तो होना ही था। मैं अपने इतने पत्रकार मित्रों को बोल रहा था तुम लोग इतने खबरें कितने सारे नाम चला रहे हो, एक अखबार ने और एक टीवी चैनल ने 25 नाम चला दिए थे, उन 25 नामों से एक भी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर है, बताओ। बोलो आज ये चला दो वो चला दो, मैंने बोला ऐसे ही था तो सभी एमएलए का नाम चला देते तुम, उसमें बचे ही क्या करके। ये तो अंडरस्टूड ही की चीज नहीं होना यार, कोई दिस इज बट लॉजिकल। ये फिर क्या था, क्योंकि अभी जैसे 25 उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के 25 टॉप नाम निकालोगे, पर यार वो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है ये चीज हो जाएगा वो हो जाएगा, सब गैसी करेंगे, पता तो एक ही आदमी को था। तो मैंने बोला तुमको पता है नहीं, तुमको चीज चलनी पता एक ही आदमी को है, तो क्यों इतना ठीक है आपको व्यूअर को एंगेज करना पड़ता है, बट लॉजिक पर उसमें प्रोबेबिलिटी असाइन कर दो ना, ये इस कारण से हो सकता है, ये इस कारण से हो सकता है। पर दुख की बात ये कि इनमें से एक भी नहीं हुआ इन लोग का, तो ये बड़ा इनकी क्रेडिबिलिटी इस बार कम हो गई। आपने कुछ गेस किया? कुछ नहीं, मैं उसके बारे में बोलता ही नहीं जिसमें मुझे कुछ नहीं पता। मैं वही बोलता हूँ जहाँ मुझे पता है कि जो मैं बोलूँगा वो होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं बता भी सकता हूँ कि क्यों नहीं होगा, मैं बहुत क्लियर हूँ। सो अभी फ्यूचर क्या लगता है आपको, वसुंधरा राजे, अपने शिवराज सिंह चौहान जी और रमन जी का, ये सेंटर जाएंगे कि दे आर डन? दैट आई डोंट नो, बट आई एम क्लियर दैट दे विल बी अकोमोडेटेड वेल। सी प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ क्या यार। अगर तुम एक यंगस्टर जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो और तुम्हारे अच्छे वर्क के लिए तुमको टॉप पोजीशन दे दी जाए, इट्स लाइक सौरव गांगुली चूजिंग महेंद्र सिंह धोनी। एट दैट टाइम महेंद्र सिंह धोनी वाज नॉट द सीनियर मोस्ट क्रिकेटर, बट गांगुली सॉ समथिंग इन धोनी एंड उसके बाद में दैट गाय वाज बिकेम द इंडियन कैप्टन, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो जस्ट बिकॉज यू आर द सीनियर मोस्ट डज नॉट मीन दैट यू विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप ऑलवेज। सो ये मैं कहना चाह रहा हूं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब जेन्युइनली इफ आई लुक एट इट कि 10-10 साल तक दिया गया, एंड दैट इज ग्रेट, एंड दिस इज वेयर ऑल द लीडर्स आल्सो एक्सेप्टेड, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू
गेट इनटू द होल थिंग। Are स्टेट you चलाना sure ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आगे नहीं, जाके पॉलिटिक्स नहीं होगी, नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स? नहीं सब मैं कह रहा हूँ नहीं एक्सेप्ट किया है, पर जो है सो है ना। यार देखो, जो कुर्सी कहते हैं ना, आप और मैं भी कुर्सी पे बैठे नहीं हैं। अभी हम लोग एक थोड़े से ऊपर स्टेज पे बैठे तो हमको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा जो है लेक्चर दे रहे चीज कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो व्यक्ति 10 साल तक उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर गाड़ी घोड़ी सलाम सर ये सब कुछ चीजें देयर, उसको जब आप कहोगे तो ऑब्वियसली नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। एवरीबडी इज नॉट एज स्पिरिचुअल एज नरेंद्र मोदी की भैया जी कर देंगे, क्योंकि दैट मैन फॉर 40 years that man struggled on the ground. So this is where you need to understand that man did not have access to any formal piece of power for 40 years. ये मैं आपसे कह रहा हूँ. So I don't think they would have accepted, but ultimately that's how it is. And I am too small a person to know whether they have accepted or not. Okay. So with that I'll ये मैं स्टेज खोल देता हूँ लोगों के लिए. आज जानबूझ के मैंने सोच समझ के ज़्यादा टाइम रखा है लोगों के क्वेश्चंस के लिए. सो प्लीज़. Hi, I'm Yes, audible, right? हाँ, yes. हाँ. Pradeep, what is your opinion about Bengal? Like it was 18 last time. तो आपका क्या expectation है? मतलब मैं So उन्होंने Gargi ध्यान ji, देने मना किया I know तो मैं- Gargi ji very well since long, and she's a very very prominent political analyst, and she debates so well on the on television and everywhere she does. So Gargi ji, my opinion is simple that BJP has to change a lot of tickets this time. अगर same tickets के साथ में if the BJP will go, then they will not perform well at all in Bengal. So they have to change at least 15 plus tickets at minimum इन बंगाल, बिकॉज द इशू एक और चीज़ है ना, ये क्या हो गया कई एमपीज के साथ में कि कई एमपीज अगर खुद के जनाधार पे जाए ना, एक वोट उनको ना मिल पाए. मोदी जी के नाम पे सबके सब जीत जाते हैं. अच्छी बात है भाई जीतो, पर उसके बाद काम तो करो, जनता के बीच में तो जाओ. इनमें से कई ऐसे एमपीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं तब से. I have the list of the constituencies. So Bengal, Gargi ji, the contingency will be how many tickets BJP changes and किनको टिकट दिए जाते हैं. मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग है 18 से लेस ही होगा इस बार. व्हाट इज मैं कुछ कह दूंगा और कुछ हो जाएगा, तो इसलिए I don't want to say, but genuinely because there is a huge, everywhere else I can tell you, like Maharashtra I can tell you that BJP if it fights on more seats it will better its performance. BJP में मोदी जी के लिए पिछली बार जनरली BJP 25 सीटों पे लड़ती थी, 23 दोनों बार आई हुई है. अगर इस बार 28 पे लड़ेगी तो और ज्यादा सीटें लेके आएगी, ये क्लियर है. पर बंगाल में कंटिजेंसी इज दैट. और नंबर 2 ये देखना होगा, ये अलायंस जो होता है तो कितना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होता है, क्योंकि बंगाल में 35% मुस्लिम वोट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तभी जो है वाई इज टीएमसी वांटिंग एन अलायंस विद द कांग्रेस. कांग्रेस से सिर्फ मुसलमान वोट को एक मैसेज देने के लिए कि तुम एकजुट रहो, क्योंकि अभी जो पोल्स हुए थे आपके पंचायत में, उसमें फुरफुरा शरीफ थोड़ा लेफ्ट और इधर चला गया था मुस्लिम वोट. तभी मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये देश के अंदर डेमोग्राफी बैलेंस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, अदरवाइज एक इनविजिबल वीटो आ जाता है पॉलिटी के अंदर. ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. परसेप्शन मैंने बंगाल में, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अमॉन्ग पीपल कि मोदी और दीदी के अंदर सेटिंग हो गया. देयर इज अ सेटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मोदी एंड दीदी. सो मोदी विल नॉट डिस्टर्ब दीदीज थिंग. सो what is your Gargi ji, opinion? neither me nor you nor anybody in the house nor anybody in the country can have an logical thing, logical answer, an answer to it. ये perception है of some people and others. Now that we will see based on the results of 2024. I doubt. See, the only thing which can happen is, see, BJP has a lot at stake in Bengal, in Lok Sabha, because if BJP has to come in majority and say सीट अगर अपनी बढ़ानी चाहती है तो बंगाल के अंदर उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना ही होगा. मतलब अगर बीजेपी को 300 प्लस रहना है तो बंगाल में उसको 17 प्लस रहना पड़ेगा. टू पुट इट इन शॉर्ट, 15 प्लस रहना पड़ेगा बंगाल में अगर बीजेपी को 300 प्लस रहना है तो, क्योंकि यूपी में बीजेपी इस बार बेटर करेगी 2019 से. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है ऐसा आ रहा था एग्जिट पोल में, और इतने अच्छे वोटों से जीती है, उसका क्या कारण था? मैडम सिंपल यही कि आपने और बाकी सब महिलाओं ने 85% तक बीजेपी को वोट डाल दिया, तो लोग उसको थोड़ा सा गेज नहीं कर पाए. इट इज विमेन ऑफ एमपी विच हैव मेड द बीजेपी विन, और कुछ नहीं. तो कई लोगों को मेन सैम्पलिंग ज्यादा उनकी हो गई होगी, इसके कारण वो इस भावना में हो गए. तभी मैं कह रहा हूँ कि देश में अब सिर्फ और सिर्फ महिला वीटो ही सब कुछ निर्धारित करता है. जहाँ महिला वोट करेगी वही सब कुछ होगा, और वही सब दैट इज समथिंग विच इज हैपन. इट्स द विमेन विच डिसाइड्स.
नॉट जस्ट दैट, उसके साथ में पीएम की भी बहुत सारी स्कीमें थी. सो अगेन जहां पीएम की स्कीम वाज अ कैटलिस्ट, लाडली एक्टेड एज अ बेस. पर मैं एक और सॉरी चीज कहना चाहता हूँ, ये देखना होगा लेट्स से कि अल्टीमेटली दैट्स अ लार्जर डिबेट कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रीबी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट अ फ्रीबी. मतलब मैं ये भी चीज कहना चाहता हूँ, जैसे आपने करा तो अब व्हाट इज एग्जैक्टली अ फ्रीबी, राइट? मतलब माय लॉजिक इज कि जो भी जरूरत, जो भी चीज दी जाए, भले वो महिला हो गरीब हो, उसको अल्टीमेटली आत्मनिर्भर करने के लिए किया जाए और सरकार से कम निर्भर करने के लिए चीज दी जाए. तो मान लो जब टॉयलेट बनता है, घर बनता है, वो उसके लिए एक आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, उसके लिए एक एसेट भी क्रिएट होता है, और इट इज नॉट समथिंग विद द गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हमेशा होगा. द कैश ट्रांसफर्स कैन नॉट बी अ परमानेंट मैकेनिज्म ऑलवेज दैट लीड्स द स्टेट एक्सचेकर डाउनवर्ड्स फॉर श्योर. सो ये एक हमको, भले वो किसी भी तरफ का पार्टी हो, किसी भी तरह के विचार हो, वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि एवरीबडी कैन नॉट गेट अ कैश ट्रांसफर, बिकॉज इसका जो रिपल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी डेंजरस. वॉट मेड यू, क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने शायद मेन सैम्पलिंग ज़्यादा कर ली होगी, पर आपको फिर ये कैसा विजन आया कि मैं वुमेन को भी इक्वली करूँ? मेरे को विमेन का क्लियर था, मैं भी थोड़ा कंजर्वेटिव ही था. एक्चुअली क्या होता है ना, बीजेपी के समय में बेहतर होता है थोड़ा कंजर्वेटिव का भी होना. बाय चांस भाजपा की 10 सीट कम आ जाए ना, तो बीजेपी के जो विचार के लोग ही बोलते अरे यार तुमने तो बोला 150 और आ गई 145, तो उनको उसमें दिक्कत चीज नहीं होती. तो देन योर पीपल ओनली स्टार्ट ट्रोलिंग यू ऑन दैट. सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज टू गेट ट्रेंड करेक्ट. ऑनेस्टली एज आई एम सेइंग कि नोबडी, नॉट, कोई भगवान के अलावा कोई भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कितनी आएगी. आप जाके सबके इंटरनल असेसमेंट भी करके देख लोगे, तब भी आपको पता होगा कि कोई नॉट इवन अ सिंगल जेन्युइन इंटरनल असेसमेंट वाज 168, 166. सो but we were clear that BJP will form the government convincingly. It's absolutely clear. So the idea is to get the trend correct. इतना इसलिए हुआ कि जो क्लोज मार्जिन सीट्स 40 थी, वो 40 में से 39 क्लोज मार्जिन सीट्स बीजेपी जीत गई. 39, and only because of the women vote. नमस्कार जी सर. ओवैसी फैक्टर आगे क्या इफेक्ट डालेगा? क्या है ये फैक्टर सर, मुझे जेन्युइनली बताओ क्या है फैक्टर. ये ज़्यादा फैक्टर ना मुझे लगता है मीडिया क्रिएशन है, और मैं इकलौता ऐसा पत्रकार हूँ जो ये कह रहा है, क्योंकि आधे से बाकी पत्रकारों को ओवैसी जी का इंटरव्यू अच्छी रहता है. मेरा और ओवैसी जी का जो है वो अपना चलती रहती है. क्यों, मैं बता दो क्या है ओवैसी जी का फैक्टर. मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ. ओल्ड सिटी में कुछ सीटों में वोट्स लेने के और सीट्स लेने के अलावा मुझे बता दो, और एक बिहार की 3 सीटें छोड़ दो, तो मुझे एक स्टेट बता दो जहां पे ओवैसी जी को मुस्लिम वोट मिला हो. ऐसा क्यों है कि मुस्लिम इनको नहीं दे? क्योंकि ये तो इट्स लाइक दी मुस्लिम फेस, राइट? Muslims know that he cannot defeat the BJP. ओके. The issue with this, देखिए इसमें मैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैव टू मेक अ चॉइस कि वो कब तक जो है मुस्लिम समाज को इस तरीके से एक वीटो वोट के रूप में देखेंगे. जब तक मुस्लिम वोट डेवलपमेंट और अलग अलग फैक्टर्स को वोट देने की तरफ नहीं आगे बढ़ेगा, तो अपने आप ये जो वीटो वोट है वो नई चीज होगी. सो द कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म जो है, वो जो लोग जनरली बीजेपी को फॉल्सली एक्यूज करते हैं, मेरे हिसाब से इट्स दी वीटो एंड मोबिलाइजेशन एंड घेटोइजेशन एंड टुगेदरनेस ऑफ द मुस्लिम वोट विच लीड्स टू काउंटर पोलराइजेशन. सो द लॉट ऑफ सेक्युलर पत्रकार कहते हैं यार बीजेपी इज डूइंग कम्युनल पॉलिटिक्स. आई से बॉस, वेयर इज द जन्म ऑफ दैट? जब एक समुदाय का वोट अगर पूरा 30% क्यों कहते हैं और 25% हम एक तरफा डाल रहे हैं? Why is it that? Is that not the जन्म of communal politics? That is the start of communal politics. So ओवैसी जी का तभी होगा जब मुस्लिम्स को लग जाएगा. 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो मुस्लिम वोट मान लो डिवाइड हो जाए किसी भी पार्टी को, भले वो भाजपा हो कोई भी, उसको डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग कैंडिडेट के आधार पर देने रहे, तो फिर वो वीटो जो होता था कि भाई यूनानिमस वोटिंग का कम हो जाए. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, या तो बोले यार कांग्रेस हरा ही नहीं सकती और कोई मेन स्ट्रीम पार्टी हरा ही नहीं सकती, तो चलो अपने समाज का नेता, अपने धर्म के नेता को आगे बढ़ाओ. तो मुस्लिम्स आर इमोशनली कनेक्टेड विद ओवैसी, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग चॉइसेस, वो सर बड़ा स्ट्रैटेजिक आदमी. कोई भी वोटर आप याद रखिएगा अपना वोट वेस्ट नहीं करता है. नोटा भी जो है ना वो बहुत स्ट्रैटेजिक टूल है. भाजपा के कार्यकर्ता पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट से नाराज थे 2018 में, तो उन्होंने नोटा को वोट डाल दिया था क्योंकि उनको पता कांग्रेस को वोट नहीं डाल सकते थे. सो नोटा इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक टूल आई गिव, विच इज अ टूल विच आइडियोलॉजिकल वोटर्स यूज टू एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट विद देयर आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट व्हेन दे कैन नॉट क्रॉस वोट. महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता में लेने के बाद थोड़ा सा लोगों का बीजेपी पे
पास देखने का रवैया बहुत ही बदला हुआ है, तो उससे आने वाले लोकसभा इलेक्शन के ऊपर क्या कितना असर गिरेगा? सिर्फ लोकसभा की विधानसभा और बीएमसी भी? दोनों भी। पहले तो अभी आपने ऐड करवा दिया जानबूझ के, है ना? हाँ, दोनों। वो लोकसभा पूछ रहे थे, लोकसभा में नहीं पड़ेगा सर, ये लोकसभा इज अबाउट मोदी, बट असेंबली के अंदर इट हैज टू बी सीन विच इज देयर, क्योंकि इतना ये बात बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के अंदर जिन जिनको पहले अटैक किया था वही जाके चीज, सो दैट हैज टू बी गेज्ड एंड ऑब्जर्व। आई कंप्लीटली एग्री विद इट। सो या मैंने इसलिए ऐड करवाया क्योंकि लोकसभा आई थिंक वही है, जैसे आपने कहा कि पीएम के फेस पे ही स्लाइड हो जाएगा। आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस उधर ही आएगा जो विधानसभा है और बीएमसी है। आई एग्री। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी कश्मीर में इलेक्शन होंगे उनमें उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों का जो डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ वैली, पहले एक महबूबा मुफ्ती लोगों की पॉलिटिक्स क्या होती थी, वो वैली की सभी सीटों को जीत जुता के वो कंट्रोल करते थे और जम्मू को इरेलेवेंट कर देते, जम्मू की वोटिंग को। अब जो डिलिमिटेशन हुआ है वो डिलिमिटेशन एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पे हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे कि बीजेपी विल बी ए फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है कि बिना बीजेपी के सरकार बनाना मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी पार्टी के लिए। इट विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट is what I personally feel which is possible. नमस्ते सर, आपने नोटा के बारे में बात की। कई बार ये होता है कि जैसे किसी को पसंद नहीं है तो नोटा को वोट दे दिया, पर नोटा का इनफैक्ट कुछ काउंट नहीं है, पर नोटा के कारण जो जीता हुआ कैंडिडेट शायद हार जाता है, हरा हुआ जीत जाता है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? मेरे हिसाब से जायज़ है, और मैं इसमें मेरी डिफरिंग ओपिनियन ये है कि मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं और आप जो है एक विचार के लोग हैं। अब मैंने आपको वोट डाल दिया, उस वोट डालने के बाद में ठीक है, आपने 4 साल मैंने आपको फ़ोन किया, मेरा काम कर दो, मेरी सड़क टूटी है, मेरा ये टूटा है। आप मज़े से मालदीव्स घूम रहे हो, मलेशिया घूम रहे हो, मॉरिशस घूम रहे हो, सिंगापुर घूम रहे हो, और जाके से बड़े बड़े बिजनेसेस से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल रहे हो, और उसके बाद में आप मेरे विचार से जुड़े हुए हो। फिर जाके पार्टी मान लो सिर्फ आपको ही वापस से टिकट देती है, भले वो आपका दबदबा हो, वो कुछ हो, आप सीरियसली मत लेना, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ करके एग्जाम्पल दे रहा है हाइपोथेटिकली। तो उसके बाद में जाके मेरे पे तो क्या बीती 4.5 साल ना, है ना? तो उस वक्त तो मैं जाके, मुझे पता है दूसरे को नहीं डाल सकता, तो मैं अपना डिसेंट तो दिखाऊंगा ना। तो ये तो पार्टी को उस वक्त सोचना होगा कि उसको नोटा कम करना है तो सही कैंडिडेट को टिकट दे। बट उनका आई थिंक कहने का ये मतलब है कि उससे क्या हो जाता है कि नोटा तो दे दिया, आपने एक मैसेज पहुंचा दिया, पर आपने दूसरे कैंडिडेट को जिता दिया। दैट इज फॉर द पार्टी टू सी, दैट द पार्टी शुड नो कि शुड हैव गिवन द राइट कैंडिडेट। पर सर ये पता नहीं चलता ना कि वो नोटा वोट है वो प्रदीप जी का गया है या सात्विक का गया है, सुशील जी का गया है। बट वो कॉन्स्टिट्यूंसी का तो हो ही जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पता चल जाएगा। बहुत स्ट्रैटेजी की होती है नोटा वोटिंग। अदरवाइज कई लोग होते हैं जो डिसइल्यूशनड होते हैं पॉलिटिक्स से। अब आप वोटिंग परसेंट 2 ऑप्शन है, उसको घर पे बैठा दो तो फिर आपको ओवरऑल वोटिंग परसेंट कम होगा, दैट्स नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसलिए एटलीस्ट वो जाके नोटा डाल देगा तो कुछ तो सिग्नल देगा। उसका सिग्नल यही है कि इट्स एन आइडियोलॉजिकल वोटर विच कैन नॉट क्रॉस वोट, और एक पर्सन हु इज डिसइल्यूशनड विद द पॉलिटिकल प्रोसेस। नोटा वोट के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि 80 to 90% वो बीजेपी का ही वोट लॉस्ट होता है नोटा वाला। अभी मैंने कुछ इलेक्शन में तो यही देखा है। अच्छा, दिल्ली चुनाव के बारे में, क्योंकि कांग्रेस की सर कोई आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है ना। कांग्रेस इज अल्टीमेटली व्हाट, कांग्रेस प्री इंडिपेंडेंस में एक फ्रीडम मूवमेंट, एक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस की विचारधारा क्या है, तो कोई व्यक्ति एक लाइन में नहीं बोल सकता। लोग बोलेंगे बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व है, सनातनी है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? वो बोलेंगे हम अम्बेडकराइट है, नेहरूवियन है, क्या है वो, व्हाट इज इट? परिवारवाद। अब इसमें विच इज देयर फॉर श्योर, वो बाकी पार्टीज के अंदर भी थोड़ा थोड़ा आना उनके अंदर एक एंटाइटलमेंट है ना, कि आई थिंक वो जब रूल भी करते हैं तब उनके अंदर वही रहता है। क्योंकि मैं आपको तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग को लगता है, ऐसा नहीं मेरे हिसाब से, कि भाई अगर गांधी परिवार के अलावा किसी को दे दिया तुम्हारी पार्टी बिखर जाएगी। उसी के चक्कर में इनकी इतना चीज हुआ है। दैट इज व्हाट द होल थिंग। आई थिंक सब मानते हैं यहाँ पे कि कांग्रेस में भी कुछ क्रेडिबल लीडर्स हैं, बट उनको ऊपर आने ही नहीं मिलता है। बिकॉज आपको मैं जेन्युइन बात बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड कई कांग्रेस के कद्दावर नेता खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी छोड़ो। तो वो कांग्रेस छोड़ते क्यों नहीं है फिर वो कांग्रेस छोड़ के कुछ, जैसे कुछ सीनियर्स ने रिसेंटली छोड़ा है, स्टेट के अंदर जीत रहे, अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं, अपने स्टेट में सॉलिड नेता है, उनको बनना नहीं आगे करके, दैट्स एज सिंपल। और कांग्रेस में अच्छे से करप्शन करने मिलता है, वो तो आगे की बात है चीज, उसके लिए ईडी है आपके पास। नमस्ते सर, एक बिहार के बारे में एक प्रश्न है। 2024 का चुनाव लोकसभा का तो एक बार मोदी जी बिहार से निकाल ले जाएंगे, लेकिन 25 या 26 में जो राज्य का चुनाव होगा, क्योंकि अब नीतीश का पैतरा बदल गया और वो
तेजस्वी के साथ बैठा है, तो मुसलमान एक जो वोट है वो दोनों मिलके बट, तो संभावना आपको क्या लग रही है कि अभी बिहार मैं तो में ये कहता हूँ, भाजपा की सरकार बनने की क्या संभावना है? देखो बहुत आगे की बात है, पर बीजेपी को स्टेट लेवल पे बिहार के अंदर देखना होगा कि कौन सा फेस को डिक्लेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी फेस को देंगे, डिक्लेरेशन होगा। आइडियली दे शुड डू, बट अल्टीमेटली दैट्स देयर कॉल। नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर के वीकेस्ट ग्राफ में बिहार में, ही ऑल्सो नोज इट। अल्टीमेटली बिहार की पॉलिटिक्स बीजेपी वर्सेस आरजेडी की तरफ बढ़ रही है, और थोड़ा बहुत बाकी के प्लेयर्स में। तो कितना बनेगा सरकार वो आगे होगा बहुत सारे, क्योंकि बिहार में स्टेट लेवल पे कास्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है। और ये सोचने की बात है कि बिहार के बाहर जितने भी बिहार के सब लोग जाते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना सॉलिड डेवलपमेंट करते हैं, इतने मेहनती हैं। मेरा तो बिहार से बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि बिहार ने मुझे इतना प्यार दिया है। पर साथ में पर बिहार के अंदर कास्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। बिहार के लोग इतनी सर्विसेज में, पर क्यों ऐसा है? पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्शन के अंदर, इसलिए वो यूपी में इट हैज इवॉल्व्ड मोर। यूपी में देखिए, कास्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव टूल. It is extremely necessary to give equal representation, proportionate representation based on caste. But it cannot be the only factor. बिहार में in an assembly election it becomes the most dominating factor. इसलिए वो सेंसस हुआ कास्ट बेसिस। कोशिश किए, पर उसका भी जमीन पे कुछ वर्चस्व नहीं है। असेंबली के पहले कुछ होगा। बट ये ट्राई कर रहे हैं ना कि हर स्टेट में कर ले ये। देखो, कास्ट सेंसस होना होगा ही, वो आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि उसका पास्ट में चीज है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होगा उसको। पर एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना इस वक्त नहीं बन रहा है। आप सोचो उसके बेसिस पे आप हिंदुओं को बांटो, वो अभी नहीं सक्सेसफुल हो। तो फिर नॉर्थ साउथ भी तो एक चीज चल रही है। नॉर्थ साउथ इज नथिंग। साउथ के अंदर 5 स्टेट में केरला, आंध्रा, तमिल, कर्नाटका, तेलंगाना। करेक्ट। तेलंगाना में बीजेपी प्रोमिनेंट प्लेयर है, कर्नाटका में बीजेपी प्रोमिनेंट प्लेयर है। 3 बचे स्टेट। आंध्रा में ना कांग्रेस है ना बीजेपी, रीजनल प्लेयर। 2 स्टेट बचे, उसमें तमिलनाडु के अंदर डीएमके है, 1 स्टेट बचा। एक केरला की बेसिस पे क्या नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड कर रहे हो यार? कुछ है ही नहीं। मतलब मैं कौन है, कौन सा एनजीओ क्या लॉजिक देता है यार? मैं मतलब भगवान जाने, जो कांग्रेस को स्ट्रैटेजिक एडवाइस दे रहा है ना, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस का पतन चाहता है। नहीं, बट ये जब नॉर्थ साउथ बोलते हैं तब इन्होंने एक तरीके से मान लिया है क्या कि नॉर्थ से तो हमारा सफाई हो चुकी है? वही तो कह रहा हूँ, इनने मान ही लिया है कि भैया जो है हम लोग को मिनिमम 200 सीटें तो मिलनी नहीं है, 250 सीटें मिलनी ही नहीं है। इट विल टेक टाइम, ही इज ऑन द राइट कॉर्ड। इट विल टेक टाइम बिकॉज बीजेपी हैज 0 बेस वोट, सो इट इज ऑन द राइट डायरेक्शन। बट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उधर ओपन होके जो उदयनिधि है वो इरेडिकेट सनातन बोलते हैं, और फिर भी वो उनको मालूम है कि वोट मिलने वाला है। देखो, क्योंकि तमिलनाडु, एक चीज समझो, 50 साल से व्हाट इज द तमिलनाडु पॉलिटिक्स? इट इज एंटी सेंटर एज बीइंग कॉल्ड एज द्रविडियन। मोदी जी इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैन। काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, इससे कह रहे हैं कि भैया कुछ अलग नहीं है। तो पहले वो नींव थॉट को चैलेंज करो। जब वो नीव थॉट ऑफ हु इज अ द्रविडियन विल बी चैलेंज एंड सेज कि बॉस, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑलवेज एंटी सेंटर, एंटी हिंदी भाषी नहीं, हम सब में यूनानिमिटी अपने आप जो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज वेयर आई से कि यू नीड टू स्टडी द पॉलिटिक्स एंड इन डेप्थ थिंकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन दिस। तो ये कुछ फर्क ला रही है जो संगम कर रहे, तमिल संगम? देखो, विचार में तो आ ही रहे, जब लोग जाके कर रहे हैं हो ही रहे। अब वो कितना वोट में कर रहे हैं, तो वोटिंग इज अ डिफरेंट गेल ऑल टुगेदर। इट टेक्स टाइम, बट इट इज अ वेरी गुड मूव। इट्स अ मूव इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है। वोट आए नहीं है सेपरेट, बट क्या काशी तमिल संगम भारत के हित में नहीं है? क्या सौराष्ट्र तमिल संगम भारत के हित में नहीं है? क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल यूनिट एक देश के अंदर आगे चल के ऐसी स्थिति पैदा करे कि बोले हम इनसे अलग हैं। हम सब अल्टीमेटली भारतीय ही हैं यार। हम सबका डीएनए एक ही है, हिंदू डीएनए, भारतीय डीएनए है। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कर रहे अपनी करके, उसको अभी आप देखो, उसको पैसे और फंडिंग की दिक्कत हो रही है। अब जाके वो टीडीपी के पास जाने की कर रहा है। उसको ही हैज टू फर्स्ट मेक अप हिज माइंड वेदर ही वांट्स टू डू पॉलिटिक्स, वेदर ही वांट्स टू डू पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट डिफरेंट, बट आई गिव अ क्रेडिट टू हिम कि व्हाटएवर ही इज डूइंग, एटलीस्ट वो बिहार के अंदर ही इज ट्राइंग टू डू गुड। ही इज मच बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव। बट इवेंचुअली बिहारी, एज आई सेड ना, कि द बिहार पॉलिटिक्स विल रिवॉल्व अराउंड बीजेपी एंड आरजेडी, एंड बीजेपी विल अलाइन विद सर्टेन पीपल। मान लो चिराग हो गया, कोई दूसरा हो गया, सम्राट चौधरी, वो तो बीजेपी के प्रेसिडेंट है। But उनका एक नाम आ रहा था ना ऊपर। वोट इज विल बी इन मोदी जी's नेम। अभी सम्राट, दैट इज देयर। अब मान लो कल को प्रशांत किशोर एक 5% 4% वोट शेयर बन गया, पर ऑन व्हाट डायनामिक्स यू हैव टू सी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। चिराग पासवान का अगर आपको याद होगा, बहुत ज्यादा कल्ट हुआ था इस समय में व्हेन ही वाज फाइटिंग अलोन।
पिछले इलेक्शंस में, बट ही कुड नॉट गेट मोर देन सिंगल डिजिट वोट शेयर एंड इट इवेंचुअली हेल्प्ड द बीजेपी ओनली इन मेनी सीट्स. सो अल्टीमेटली यूनिलैटरली अकेले लड़ना इज अ संघर्ष. इट टेक्स टाइम. एवरीबडी कैन नॉट बी अ बाला साहेब ठाकरे ऑफ महाराष्ट्र. पर बिहार में कोई फेस भी तो नहीं है, सुशील मोदी कुछ करते नहीं है. हम तो बिल्कुल. बिहार से ही हैं. आप बताइए मैडम. नहीं कर, हम तो यही कह रहे हैं ना, फेस दो. हम तो बिहार से ही हैं, हम तो देखते हैं. सुशील मोदी जी सिर्फ नाम के हैं, वो भी मोदी ही हैं, बट वो नरेंद्र मोदी जी के आसपास भी नहीं है. वो बिहार की हालत बहुत बुरी है. बहुत. अगर आप हमसे पूछेंगे तो बहुत बुरी है. हम आपसे सहमत हैं. जिस दिन इतना हमसे आगे आने के बाद हम वापस पीछे चले गए. मैं लास्ट ईयर ही गई थी बिहार किसी काम से. बहुत दुख हुआ कि जितना डेवलपमेंट हुआ था अब हम उससे भी पीछे चले गए. मैं सहमत हूँ. मैं तभी कह रहा हूँ कि ये बिहार को सोचना होगा कि वो किस तरीके की राजनीति आगे चाहता है. नमस्कार प्रदीप जी. मेरा क्वेश्चन था जो अभी सात्विक ने बोल दिया, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया. कर्नाटका इलेक्शन हारने के बाद अब बीजेपी के पास कोई भी साउथ का स्टेट नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट लोकसभा इलेक्शन में कितना होगा? मैम मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर तेलंगाना में बीजेपी विल Strong गेट नहीं है. तेलंगाना में पिछली बार से ज़्यादा सीट लेके आएगी. आपकी मेरी शर्त लग गई इस कैमरे पे. मैं अभी तक लाइफ में कोई शर्त हारा नहीं हूँ, तो इसलिए ठीक है, चलिए. मैं एक ऑन रिकॉर्ड है. मैं आपको नंबर दे दूंगा. पिछली बार 4 सीट बीजेपी की आई थी तेलंगाना में. इस बार आप नोट करके रखिएगा, 4 से ज़्यादा सीट लेके आएगी. मेरे साथ एक व्यक्ति ने ये मैं ऑन क्या, एक मित्र मेरे त्रिपुरा के, वो त्रिपुरा मौथा पार्टी शुरू करी थी, प्रद्युत. तो इसने 2017 में मेरे साथ में शर्त लगाई थी, मेरे दोस्त ने 17-18 में, कि त्रिपुरा में बीजेपी जीत ही नहीं सकती. तो मैंने बोला क्या करोगे? बोला मैं तुमको अपने प्राइवेट चार्टर में एक ट्रिप करेंगे. मैंने बोला ठीक है. मैं तुम जीतोगे तो क्या? मैंने भाई मेरा तो चार्टर वार्टर कुछ नहीं, तुमको चाय पिला दूंगा दिल्ली में. वो हो गया. उसके बाद में जाके उसने फ़ोन ही बंद कर दिया. फिर इस इलेक्शन में मेरा दोस्त जो है वो अपने अच्छी पार्टी बनाई, अपना मेहनत करी. तो मैंने अपना पोल निकाल के बोल दिया कि भैया बीजेपी 30 से 35 सीट आ गई. तो ये उन्हें नाराज़ हो गए. तो बाद में फिर उतनी सीट आई, तो जाके फिर बातचीत हो गई. तो मैं कह रहा हूँ मैडम आप शर्त मत लगाओ मुझसे, मैं जीतूंगा ये शर्त. पर आपकी मेरी शर्त हो गई. सिर्फ 4 में गारंटी तेलंगाना पे शर्त है. नहीं, ऑलरेडी तो साउथ हैज 130 लोकसभा सीट. ऑलरेडी 29 बिलोंग्स टू बीजेपी. 29 बीजेपी. बाकी कांग्रेस हैज 29. तो अभी भी लोकसभा में लोकसभा सीट टोटल साउथ. आई एम टॉकिंग लोकसभा. स्टेट वाइज अब एक चीज लोकसभा में, बिकॉज इस टाइम की कर्नाटका में भी जेडीएस के साथ अलायंस कर रहे हैं. सो विच मीन्स दैट इवन साउथ कर्नाटका द कांग्रेस विल नॉट हैव अ चांस टू कंप्लीट स्वीप. नाउ खरगे को चीफ प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बनाने का लॉजिक इनका ये था कि हम दलित वोट को लाएं और साउथ को यूनाइट करें. पर खरगे जी खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट है, उनको पता है वो बलि का बकरा बन रहे हैं. सो इन दैट लॉजिक इवन कर्नाटका कुड नॉट बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बाय द कांग्रेस. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कर्नाटका और तेलंगाना में बीजेपी विल डू वेल. तेलंगाना बेटर देन 2019 फॉर श्योर. ये हमने इधर आम आदमी पार्टी का मैंने लगा तो दिया है, पर हमने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया है. क्या हो क्या गया सडनली? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जाके गलती करी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल डिसरप्टर के रूप में आई थी और वो एक एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट पे आई थी. पंजाब जीतने के बाद में उसने अपने आप को ये प्रूव कर दिया था कि हम 2 स्टेट तक जीत सकते हैं, एक सूडो स्टेट और एक दूसरा स्टेट. बट देन इट बिकेम अ नेशनल पार्टी. जैसे ही वो इंडी अलायंस में बाकी लोगों के साथ में बैठी, प्लस ईडी का प्रहार. देखो वो तो इट्स अ केस ऑफ करप्शन विच द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स. अभी आई एम टॉकिंग विच इज देयर, जिसमें जिसने करप्शन किया है जो होगा वो अपने आप कानूनी कार्रवाई होगी. एंड ऑल ऑफ दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. एवरी डे द बेल हियरिंग इज हैपनिंग एंड इट इज बीइंग रिजेक्टेड. सो विच मीन्स दैट द कोर्ट्स हैव समथिंग विच इज वेरी सॉलिड इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स. सो आई डोंट वांट टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. ऑन द पॉलिटिकल पॉइंट, कांग्रेस देखो बीजेपी से ज्यादा बड़ा दुश्मन कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कांग्रेस पार्टी है. क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी को पता है कि यार आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो उसी को पहले चैलेंज करेगी. इट इज़ वेरी क्लियर. सो आई डोंट नो हाउ दैट द आप थॉट कि यार मैं कांग्रेस के साथ में बैठ के कर लूं. इट डज नॉट इट बिकॉज टिल देन इट वाज डूइंग क्वाइट फाइन. दिस इज समथिंग विच आई बिलीव हैज बीन अ वेरी रॉन्ग पॉलिटिकल कैलकुलेशन. और साथ में जो आप केस है करप्शन, दिस इज ऑल्सो हिटिंग देयर पब्लिक परसेप्शन. शीश महल भी एक कंट्रोवर्सी हो गई. वो तो है, उसमें चीजें, पर मोर देन दैट दिस केस ऑफ करप्शन इज एटलीस्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड देम वेरी वेरी सॉलिडली. क्योंकि 1.5 साल दिल्ली के अंदर दे आर नॉट अ वीक यूनिट. इवन इफ द इलेक्शंस हैपन दे आर अ प्रोमिनेंट फोर्स इन दिल्ली. बट लोकसभा तो फिर भी चांस. लोकसभा पीएम. यस, बट वही है कि 1.5 साल पहले तक जो पंजाब जीते और इतनी पॉजिटिविटी, क्योंकि गुजरात के वोट शेयर, देखो पंजाब में अभी भी उनका दबदबा है,
पर जो नेशनल एक्सपेंशन का वो सोच रहे थे, अब उनके ऊपर परसेप्शन उतना इतना नहीं है। देखो कोई भी व्यक्ति अगर एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर जाएगा या कुछ भी लेफ्टिस्टों के साथ जुड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका पॉलिटिकली उसको दिक्कत होगी। ये देश सनातनी है, ये देश जो है अब जाग चुका है। इस देश के अंदर एक सबकॉन्शियस हिंदू मानसिकता है और हिंदू सबको बराबरी के रूप से देखता है। वो उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, पर वो बराबरी का हक चाहता है, इक्वालिटी चाहता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके साथ में, बिकॉज बोथ ऑफ देम, आप एंड कांग्रेस ऑफ द बोथ वोट शेयर, राहुल गांधी fears Arvind Kejriwal more than the BJP fears Arvind Kejriwal at all. In fact, the BJP is a very big party here. It's a very big party and it's not one day work. It's a years of work. Years of work. क्योंकि अभी आप कह रहे हो कि हम सनातनी और लेफ्टिस्ट नहीं काम करेगा, बट बंगाल में एक डेमोग्राफी चेंज हो गई, केरला में। बंगाल में यार देखो, ममता के सामने there was no face and the women voted Mamta, which is there every, please understand, अगर सनातनी है वो चीज हो गई, पर जहाँ पे जो काम नहीं, जैसे कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट परफॉर्म वेल एट दैट टाइम, दैट इज वेयर इट, और कांग्रेस की फ्री की गारंटी चल गई, इसी के कारण जो है कांग्रेस जीती है। तो लोकतंत्र है, somebody will win, somebody will lose, but that doesn't mean that the मूल विचार जो मैं कह रहा हूँ हिंदू प्लस विचार ही रहेगा। अब मुझे एक से एक नेशनल 2000 अगर वो नहीं होता तो मोदी जी 300 प्लस से नहीं आते, 14 के अंदर नहीं आते और 24 में जो है, और वापस इसीलिए आएंगे कि देश को पता है कि ऊपर उसी आदमी को बैठाना है, क्योंकि वो देश को सुरक्षित रख रहा है और साथ में हिंदू ऑल्सो फील सिक्योर। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो इंडिविजुअल स्टेट वाइज देखे तो केरला लेफ्ट में पूरा जा चुका है, केरला इसलिए पंजाब बहुत ही ज़्यादा अभी, अगेन केरला एंड पंजाब इज डिफरेंट। केरला के अंदर स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है, जहां एक बार क्रिश्चियन वोट मुस्लिम वोट से अलग शिफ्ट होके हो गया, आप उसमें भी चेंज देखोगे अभी, और वो भी बहुत सबकॉन्शियसली आ रहा है। वहां पे स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है, वहां बीजेपी को रोकने के लिए दोनों जो है फ्रेंडली अलायंस कर देते हैं, इसीलिए बीजेपी इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू सीट्स। और वहीं पे डेमोग्राफी में वही कह रहा हूँ, वापस डेमोग्राफी हुआ पंजाब के अंदर, इज अ वेरी सैड स्टोरी, बिकॉज पंजाब एक युवा स्टेट हुआ करता था। पंजाब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट करता था, हमारी आर्मी के अंदर पंजाब सबसे ज़्यादा लोग जाते थे। अभी अधिकतर जो पंजाब का नौजवान है वो कनाडा जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, और ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या पंजाब के अंदर है। तो अगर आप पिंडों में अंदर घूमोगे, आप देखोगे माता पिता जो हैं वो अकेले घरों के अंदर हैं, गांव जो खाली हुए हैं। तो पंजाब के बारे में इस देश को भी सोचने की ज़रूरत है, पंजाब की सरकार को भी और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टी कोई आए जाए दैट सेपरेट, बट पंजाब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हमारे मतलब कल्चर के लिए, हमारे आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए। पंजाब ने जितना किया है, इट्स सेकंड टू नन। और ये जो खालिस्तानी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ISI कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी मेजॉरिटी पंजाब रिजेक्ट करता है। बट इट्स जस्ट दैट कि स्टेट के अंदर रोजगार की जरूरत है, जो स्टेट का युवा है वो स्टेट में नहीं टिक रहा है। देखो जिस स्टेट से उसका युवा हट जाएगा, और वो स्टेट जो है अगर ओल्ड स्टेट बनेगा, अगर मीन एज देखोगे हिंदुस्तान की, और अगर आप पंजाब की कंपेयर करोगे तो पंजाब इज ओल्डर विज़-अ-वी द मीन एज व्हिच इज देयर इन एनी स्टेट इन द कंट्री। दिस इज माय चैलेंज। तो विद दिस एब्सोल्यूट जो उनको एक सब विन मिला, मैंडेट मिला पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी अभी कर क्या रहा है, या कुछ कर भी नहीं रहा है, या क्या हो क्या रहा है पंजाब में? फिर तो पंजाब में अभी स्टिल इट इज आप वर्सेस कांग्रेस, अभी का बीजेपी इज नॉट फ्रॉम द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बट काम हो रहा है, कुछ योजनाएं चल रही है उधर। जो ये जो डोर स्टेप इनकी डिलीवरी है, इसके बारे में तो लोग कह रहे हैं, और अभी मैं ग्राउंड पे ऑनेस्टली आफ्टर इलेक्शंस आई हैव नॉट ट्रैवल्ड इन पंजाब, बट व्हाट आई गैदर इज दैट दे आर नॉट ऑन अ वीक विकेट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे 2 पॉइंट थे कि एक तरफ आपने कहा कि इंडिया का वोटर बहुत ज़्यादा समझदार है, देख के वोट देता है, विधानसभा लोकसभा में अलग, पर बिहार में देखें तो जैसे आपने कहा कि अभी बीजेपी वर्सेस आरजेडी होने वाला है। आरजेडी में लीडर कौन है? तेजस्वी। नाउ वी फेल। जो हम बाहर बात कर रहे थे कि IAS IPS बड़े से बड़े इनकम टैक्स वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट एक नौवीं फेल के सामने, और अगर फिर जनता उनको वोट देती है तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो IAS IPS जो है ना, अगर वही ब्यूरोक्रेसी फॉलोज द विल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन करती है, अंग्रेजों के समय भी हिंदुस्तानी जो थे वही रूल हो रहे थे, अभी भी चीज़ इज देयर, कोई भी चेंज होता है वो पॉलिटिकल चेंज ही आता है। अब तेजस्वी जो एक बिहार की जनरेशन थी जिसने गुंडा राज लालू का देखा था, वो जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है। जो युवा है, इनसे आप बोलो गुंडा राज, ये राज, वो राज, उनको इतना रिलेट नहीं कर पाते, और तेजस्वी कहीं ना कहीं कुछ एक अपील करा है, तभी जाके वो 90 सीट तक पहुंचा है।
बट डिस्पाइट दैट, क्योंकि महिलाओं ने एनडीए को वोट डाला था, उनको पता है कि यार ये शराब, एक तो शराबबंदी की वजह से, तो इसीलिए नीतीश एंड बीजेपी कुड कम बैक टू पावर. अब तेजस्वी के सामने दूसरा लीडर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या एक फेस होना पड़ेगा, या एक सेंटिमेंट होना पड़ेगा जो उसके अगेंस्ट जाए, तब जाके इवेंचुअली बीजेपी एनडीए को फायदा होगा. बिहार के अंदर पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स पर से, बिकॉज एवरी स्टेट कौन सी कास्ट किधर मूव कर रही है उसमें अरिथमेटिक ज्यादा काम आता है. सो वोटर समझदार बिल्कुल ऐसा. तभी पिछली बार जब सबने बोला था तेजस्वी 190 सीट लेके आएंगे, आरजेडी 190, 200, 170 सीट लाएगी, वी वर सेइंग कि यार ये नेक एंड नेक है, बीजेपी एनडीए भी सरकार बना सकती. क्यों? बिकॉज द वुमेन डिसाइडेड. सो वोटर जो है ना उस वक्त उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं. आपको या 9वीं फेल लग रहा होगा, उसको लग रहा होगा ये मेरा काम करा रहा है. आप समझ रहे हो ना, 9वीं फेल 10वीं फेल मैटर नहीं करता अभी वोटर के लिए, जब तक वो काम कराए. घमंड जो है एक चीज है पब्लिक लाइफ में, जब आप घमंड कर लो तब जाके आपका पतन शुरू है. ये सबसे ज्यादा हमने देखा है कई नेताओं के साथ में, पर्टिकुलरली इन दी ऑपोजिशन. जैसे उद्धव ठाकरे जी है, उनको लगा कि भैया हम जो है वो आ ही गए. दैट मैन शिफ्टेड हिज पार्टी फ्रॉम बीइंग अ प्रो हिंदू पार्टी टू नाउ इन द हैंड्स ऑफ अ पार्टी जिसपे मुस्लिम वोट डिसाइड है. इमेजिन कांग्रेस, बायकुला, ये सब वाले एरियाज के मतलब बाला साहेब ठाकरे जहां से पार्टी जिनने जिस अस्तित्व के खिलाफ शुरू करी थी, अब जाके उन्हीं की गोदी में बैठ गए. इससे उनका तो नुकसान कुछ नहीं हो रहा है. इट इज यू हु इज फॉल्टरिंग ऑन इन योर पॉलिटिकल ग्राउंड. सो हियर नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे बंद करते हैं. जिसको भी जो बात करनी है वो पर्सनली क्वेश्चंस कर सकता है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. जो भी क्वेश्चन रहेगा या जो भी रहेगी प्लीज़ वो है इधर, आप बात कर सकते हैं. सो इसी के साथ थैंक यू सो मच. थैंक यू.